हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम काज़मी और मैं हूं सबाशी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे। वेल, आज है 22 दिसंबर और फ्राइडे का दिन है। फाइनली वीकेंड आ रहा है तो सब लोग बहुत एक्साइटेड है क्योंकि 22 दिसंबर ही वो दिन है जब से ऑफिशियली छुट्टियों का भी ऐलान कर दिया गया है। तो अब तमाम लोग छुट्टियां अपनी एंजॉय करने के लिए उधर चले जाएंगे, इंक्लूडिंग मी। मैं भी जा रही हूँ अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए और फिर खूब घूमने फिरने का प्लान है मेरा। तो नेक्स्ट वीक से सबसे पहले तो आपको ही बता दें कि सब आपके साथ होंगी, लेकिन मैं नहीं होंगी, लेकिन इंशाल्लाह उससे नेक्स्ट वीक जो है आपको जरूर ज्वाइन करेंगे। फिर आज के दिन के हवाले से, एक तो फ्राइडे है इसलिए भी खास दिन है और आज जुमे के दिन के मुनासबत के हवाले से भी हम आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे क्योंकि जुमा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज जो आज के दिन के लिए बड़ी स्पेशल है वो ये कि आज शॉर्टेस्ट डे भी है, यानी कि आज वो दिन है जब दिन का दौरानिया हमारा बड़ा छोटा हो जाएगा और इसके बाद से हमारे दिन का दौरानिया बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर जो है वो आज के दिन को वर्ल्ड शॉर्टेस्ट डे के तौर पर भी मनाया जा रहा है। फिर आज अगर कुछ हम अपनी एक्टिविटीज़ की बात करें तो बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आज हमारे पास हैं क्योंकि एक तरफ तो हम देखते हैं कि जहाँ पर हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान को सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबी मिली है। जो तमाम ऐसी फहरिस्तें थी जिस पर पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात थे वो तमाम फहरिस्तें दूर कर दी गई है जिनको भारत पाकिस्तान के अगेंस्ट आगे कहीं यूज़ कर सकता था। तो पहली तो एक अच्छी खबर ये है और दूसरी खबर हमने देखी कल की बड़ी खबर भी रही और आज की भी, और से पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई है। वो ये कि एक करारदाद मंजूर कर ली गई है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से ट्रंप के ऐलान के बाद, जहां पर तमाम ममालिक के अंदर एक अजीब गम गुस्सा था। हर जगह पर एहतजाज किया जा रहा था, लोग काफ़ी ज़्यादा अपने तहफ़्फ़ुज़ात इस सब पर जाहिर कर रहे थे। लेकिन बिल आखिर सलामती कौंसिल में जब ये करारदाद वीटो कर दी गई तो उसके बाद जब ये जनरल असेंबली में आई तो कल इस उम्मीद को भी जाहिर किया जा रहा था कि कसरत राय के साथ इस करारदाद को मंजूर कर लिया जाएगा और बिल आखिर इस जो करारदाद को मंजूर कर लिया गया है, जिसके बाद तमाम मुस्लिम उम्मा जो है वो बड़ी सेलिब्रेशंस कर रही है। सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मलिहा लोधी जो है वो इस सब के अंदर बड़ा दबंग बोली है। कल जब उन्होंने इजलास से खिताब किया तो उन्होंने काफ़ी बातें वाजी की कि जी हम किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं, फ़लस्तीन को हर तरह से हमारी सपोर्ट हासिल होगी। फिर तुर्क सदर जो है उनकी जानिब से भी हमने देखा कि बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में और बड़ी ही हिमायत जो है वो फ़लस्तीन की शो कराई गई। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि एक बड़ी कामयाबी है। उसके बाद अब कोई ऐसे इशूज़ जो दो हम समझते हैं कि फ़लस्तीन का मामला चल रहा था, तो दूसरी तरफ मेरा ख्याल है कि अब कश्मीर का भी मामला ऐसा है जिसको जरूर अक़वाम मुत्तहिदा में उठाना चाहिए और उम्मीद हम ऐसी करते हैं कि शायद और इंशाअल्लाह कश्मीर के मामले में भी जो है वो कोई ना कोई पॉजिटिव खबर हमें जरूर आएगी। बिल्कुल, कश्मीर के मामले में भी कोई ना कोई पॉजिटिव खबर जरूर आएगी क्योंकि हम मौलाना फजलुर रहमान जो है वो एक्टिव हो चुके हैं, मुतारिक हो चुके हैं। 2018 जो है वोट जो लेने, अच्छा हम जब सुबह हमने फ्रेश सी मॉर्निंग स्टार्ट की थी तो उस वक्त मैं यही सोच रही थी कि खबरों में अभी भी ये खबर जो है सरगर्म है कि जनाब दीरबाला में पंजाब में धुंध का राज बरकरार है और वहां पर लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप फॉग लाइट्स इस्तेमाल करें, गैर जरूरी घर से बाहर ना निकले। तो मौसम जहां पर बहुत ज्यादा खुशगवार है, मौसम के हवाले से मुख्तलिफ शहरों का जहां हम हाल जानेंगे, वहीं पर आपको बताएं कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में, मरी में टूरिज्म की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, टूरिस्ट बढ़ते जा रहे हैं और जबरदस्त सैयाह वहां पर मौजूद हैं जो कि इंतहाई पुरवकार मनाजिर देख रहे हैं और एंजॉय भी साथ साथ कर रहे हैं। और आज न्यूज़ भी अपने स्पेशल पैकेजेस में आपको बताता रहता है कि पाकिस्तान में किस किस तरह की जो है सैर तफरी की जगहें हैं। तो जो लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान आए और एंजॉय करें। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर आकर आप एंजॉय कर सकते हैं। तो अब कुछ बात करते हैं सियासी मौसम की। सियासी मौसम की बात की जाए तो अहम मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और बिल आखिर नून लीग ने अपना जमू तोड़ दिया है और नवाज शरीफ ने बिल आखिर शहबाज शरीफ का नाम ले दिया है, जिससे बड़ी सारी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई है। और वो लोग जो कि उन पर तनकीद कर रहे थे कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, अब वो लोग थोड़े से खामोश होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि नून लीग ने अपनी पॉलिसी जो है वो थोड़ी सी चेंज की है। तो फिर ये भी बात सामने की जा रही है कि क्या मरियम नवाज जो है वो वज़ीर आला हो सकती है या फिर वो हमजा शहबाज जो है
उनके साथ मिलकर काम कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी, क्या वो हम शहबाज को लीड करेंगी। तो नून लीग के हवाले से उनके अपने खानदान के अंदर जो उनकी सियासत है उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं। और अब कुछ बात कर लेते हैं हम ट्रंप के हवाले से। उनकी जो करारदाद है उस पर मलिहा लोधी ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्टांस अख्तियार किया है। और आज सुबह जब मैं उनको देख रही थी तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कहा कि मेरे मुल्क की ये खारजा पॉलिसी है कि मैं इस करारदाद के हवाले से बिल्कुल साथ हूँ और बिल्कुल अमेरिका का जो मुतालबा है वो मंजूर नहीं किया जाएगा। और जितने ममालिक ने साथ दिया है और जितने ममालिक ने नहीं साथ दिया है उस हवाले से अमेरिका ने खुली धमकी भी दी है। तो इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी बढ़ते हैं हमारे शो की आज की टॉप स्टोरीज की जानिब। फाटा इस्लाहात का बिल मंजूर कराना है और मौलाना को मनाना है। नून लीग के बड़े सर जोड़कर बैठे जाती उमरा नवाज शरीफ की सदारत में ये बैठक लगी और इजलास में फजलुर रहमान और दीगर कायदीन के फाटा इस्लाहात पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला किया गया। Therefore, will not participate in any proceeding. उनको तो कभी तौफीक ही नहीं हुआ। 3 मरतबा उनकी हुकूमत इससे पहले भी आई। It's not and we will not compromise. बीड़ा हम लोगों ने उठाया हुआ है। मसाइल में घिरी हुकूमत मजीद मुश्किलात का शिकार। गुज़िश्ता रोज भी कौमी असम्बली में फाटा इस्लाहात बिल पेश ना हो सका। अपोजिशन का शोर शराबा और चीख पुकार। स्पीकर को कोरम टूटने पर इजलास मुलतवी करना पड़ा। जी जनाब, बात आजकल फाटा इस्लाहात के बिल के ऊपर घूम रही है। असम्बलियों में बार बार ये बिल जाता है लेकिन कोई एजेंडे में इसको शामिल नहीं किया जाता और पता नहीं क्या हो रहा है। इसी हवाले से सबसे पहले जो यहाँ पर मेन खबर है वो आपको बता देते हैं, क्योंकि नून लीग के रहनुमा सब सर छोड़कर बैठ गए हैं मौलाना फजलुर रहमान के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए। तो यहाँ पर खबर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जनाब नून लीग का फाटा इस्लाहात पर फजलुर रहमान और दीगर सियासी क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तफ़ाक़। अगले वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ के नाम की तौसीक भी कर दी गई है। तो ये तो एक बहुत बड़ी और इंटरेस्टिंग सी खबर है, क्योंकि वजीर आजम के नाम के ऊपर बड़ी ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात जो किए जा रहे थे कि जी कौन होगा अगला वजीर आजम, और नून लीग बड़ी पुरुमीद दिखाई दे रही थी। लेकिन अब शहबाज शरीफ का नाम फ्रंट पर आने से डेफिनेटली जो हम बातें पिछले दिनों से कर रहे थे कि इमरान खान बामुकाबला शहबाज शरीफ हो सकता है, तो वो बात 100% साबित सही होती भी नजर आ रही है। एक तो खबर यहाँ पर ये लगाई गई है और दूसरी एक छोटा सा बयान जो है वो यहाँ पर जरूर पढ़ना चाहूंगी। नून लीगी MNA शहाबुद्दीन का ऐसा कहना है कि आइंदा जुमे तक फाटा बिल पेश ना हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा। बड़ी अच्छी बात है कि नून लीग के जो अपने MNAs हैं वो भी अब इस चीज़ के ऊपर थोड़ा स्टांस ले रहे हैं, थोड़ा पॉजिटिव अपनी तरफ से ये बिहेवियर शो करने की कोशिश कर रहे हैं और आवाम के साथ यकजहती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि फाटा इस्लाहात का बिल जहाँ पर पूरी अपोजिशन एक साथ खड़ी है, जहाँ पर तमाम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर हैं, वहीं पर हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने इस केस को बहुत हद तक डिले कर दिया है, जिसके ऊपर अब नून लीग के अपने अरकान भी जो है वो अगर इस्तीफा देते हैं तो डेफिनेटली पार्टी प्रेशर जो है वो मजीद बढ़ जाएगा। तो ये मेन खबरें जो है वो आज यहाँ पर लीड लगाई गई। ठीक है जनाब, ट्रंप के हवाले से हम बात करेंगे और जंग की जो मेन लीड है वो ट्रंप के हवाले से ही है। और इस लीड में जो है ट्रंप की धमकी के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा ने अल-कुद्स पर अमरीकी फैसला 128 वोटों से मुस्तरद कर दिया। तो जिस तरीके से ओवरऑल रिएक्शन आ रहा है पूरी मुस्लिम दुनिया का, जिस तरीके से पूरी मुस्लिम दुनिया, पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है इस फैसले से शदीद बरहम है और गुस्से का शिकार नजर आती है। वहीं पर कल देखा कि ट्रंप का ट्विटर जो था वो भी खामोश नजर आया। और वैसे तो ट्रंप के ट्विटर पे तमाम चीज़ें अपडेट होती रहती हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो तमाम चीज़ों के जवाब देते रहते हैं। लेकिन कल की जब पेश की गई करारदाद और कल जब अमेरिका को अपने मुंह की खानी पड़ी तो उसके बाद हमने देखा कि ट्विटर पर जो है वो खामोशी सी फैली हुई थी। और अगर ओवरऑल बात की जाए अमेरिकन रिपब्लिकन्स के हवाले से या दूसरे डेमोक्रेट्स के हवाले से तो काफ़ी ज़्यादा कल खामोशी थी और उनको भी अब ये समझ में आ गया था कि जो मुतालबा वो कर रहे हैं वो डेफिनेटली गलत है। लेकिन वो अपने स्टांस पर फिर भी कायम है और उनकी जानिब से बिल्कुल एक धमकी भी दी गई है कि जितने ममालिक ने साथ नहीं दिया है उनके हवाले से अमेरिका ख़ास तौर पर अपनी पॉलिसी बनाएगा और उनको भी देख लिया जाएगा। तो अगर ओवरऑल इस बात को लिया जाए, अमेरिकन जो सफ़ीर है निकी हेली के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान में जो सियासी हल्के हैं उनमें यही बात सरगर्म है कि जिस तरीके से निकी हेली ने बयान दिया है, अगर वो प्रोफेशनली या सबके सामने ऑफिशियली इस तरह का बयान दे रही हैं तो फिर डेफिनेटली अमेरिका की जो अपनी इनर पॉलिसी होगी वो टुवर्ड्स पाकिस्तान या मुसलमानों के लिए है जो है
वो क्या होगी। तो इस हवाले से अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात अब दोबारा से पाए जाते हैं और वहाँ पर जो रहने वाले मुसलमान हैं वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हो गए हैं। तो इस खबर को जो है वो जंग ने अपनी मेल लीड का हिस्सा बनाया। चलिए जनाब, सेम ही खबर यहाँ पर लगाई गई है, लेकिन यहाँ पर एक बात जो मेंशन करने वाली है वो निकी हेली के हवाले से मैं जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने जब कर इजलास किया तो उन्होंने कहा है कि हम जो है इस अक़वाम मुत्तहिदा का एक बहुत बड़ा हमारा रोल जो है, हमारा पार्ट जो है अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत ज़्यादा है। तमाम ममालिक की माली इमदाद भी हम करते रहे तो अक़वाम मुत्तहिदा को भी हमारे फैसलों का एहतराम करना चाहिए और ऐसा कतई नहीं होगा कि हम अपना जो सफारत खाना है उसको मुंतकिल ना करें, क्योंकि अगर हम ये फैसला कर चुके हैं तो हम ये ज़रूर करेंगे। तो अब देखना यह है कि करारदाद तो मंजूर हो चुकी है, अब इस फैसले को वापस लेने के हवाले से भी अमेरिका के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर दिया गया है। पर अमेरिका क्या इन तमाम प्रेशर्स को लेता है? क्या ये फैसला जो लिया गया है अमेरिका अपने इस फैसले आने के बाद, इस करारदाद के मंजूर होने के बाद अपना फैसला वापस लेगा या नहीं, अब ये वक्त बताएगा। तो ये खबर जो है एक तो यहाँ पर मेन लगाई गई है। इसके अलावा जनाब एक और चीज यहाँ पर मेंशन है वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिसका एलामी में दहशतगर्दों की मुतनाज़ फहरिस्त खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। और पाकिस्तान ने बड़ा प्रेशर बिल्ड किया। कहा जा रहा था कि जब ये अमृतसर में ये इजलास हुआ था तो उस टाइम के ऊपर इस फहरिस्त को जो है वो शामिल कर लिया गया था हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के अंदर। और उसके बाद पाकिस्तान के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, पाकिस्तान ने बड़ी रेजिस्टेंस शो की, काफ़ी फाइट किया और उस फाइट के बाद अब जाके इस फहरिस्त को, इस मुतनाज़ फहरिस्त को जो है वो निकाला गया है, जो कि पाकिस्तान की डेफिनेटली मैं समझती हूँ कि सफारती सतह के ऊपर एक बहुत बड़ी कामयाबी भी गर्दानी जा रही है। तो एक ये मेन खबर जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा जनाब कुछ छोटी मोटी खबरें तो आज हैं और हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से यहाँ पर लगाया गया है कि आज 2 रोज़ा दौरे पर वो कराची पहुंचेंगे। तो कराची में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ चल रही हैं और दौर दौरे तो अपनी जगह चल रहे हैं, कुछ मुलाकातें भी हम हो रही हैं। एक तरफ तारुल कादरी की शेख रशीद से भी मुलाकात हो रही है, इससे कबल हमने देखा कि शेख रशीद की ने जो है वो दीगर मुलाकातें भी की हैं। तो ओवरऑल हमारी सियासत में कुछ मुलाकातें चल रही हैं, कुछ दौरे चल रहे हैं और जैसे ही इलेक्शन आने होते हैं मेरा ख्याल है सब उससे पहले सब लोग बड़े एक्टिव हो जाते हैं। तमाम पार्टीज जो है वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर देती है और जैसे कि अब इलेक्शन कैंपेन्स भी लोगों के चलना शुरू हो जाएंगे। तो लेट्स सी कि हमारी सियासत में अब नेक्स्ट टर्न जो है वो क्या आने जा रहा है। हमारी सियासत में नेक्स्ट टर्न अब यही आने जा रहा है कि तारुल कादरी ने 28 दिसंबर को जो है वो एपीसी बुला ली और तमाम जमातों को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने के बाद अब वो सोचेंगे कि अगला लाहेअमल क्या बनाया जाए ताकि 31 के लिए जो है वो तमाम तरतीब दी जाए कि किस तरीके से उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, धरना करना है, जलसे की सियासत करनी है, किस तरीके से मजीद हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालना है ताकि सानिया मॉडल टाउन के हवाले से तमाम बातें जो है वो सामने आए और उनके जो मुतालबात हैं वो मान लिए जाए। और दूसरी जानिब अगर बात करें तो एमक्यूएम की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि हमारा भी अपना एक अलग स्टांस है, मौकफ है, हमारी सियासत भी आगे बढ़ रही है। और दूसरी जानिब अगर हम फाटा रिफॉर्म्स के हवाले से बात करें तो फाटा रिफॉर्म्स में उनके जो अपने मुंतखब नुमाइंदगान हैं वो यही कहते हैं कि जी वहाँ पर 2 कबाइल हैं, जैसे कि हज़ारा और दूसरे के फाटा वाले। हज़ारा वाले कहते हैं कि आप हमें अलग सूबा दे दें, जबकि जो फाटा की आवाम है वो कहती है आप हमें केपी में जम कर दें। तो ये तमाम कन्फ्यूजन जो है वो चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ फाटा रिफॉर्म्स की कोशिशें भी की जा रही हैं। और एक इंटरेस्टिंग खबर ये है जो कि जंग की खबर है और मेन लीड है और इसमें जो है कचरियों के हवाले से ये जो है खबर है कि थर में गैर कानूनी शिकार कचरी खानदान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो हम सब जानते हैं कि किस वजह से ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। और दूसरी बात जो है यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब शहबाज शरीफ से पूछा गया कि जी आपका नाम वज़ीर आज़म की नामजदगी के लिए दिया जा रहा है तो उन्होंने कहा सहाफ़ी को कि अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। तो इन तमाम तर बातों के ऊपर नजर डालेंगे, नून लीग की बदलती हुई सियासत के ऊपर नजर डालेंगे, पीटीआई का क्या स्टांस है, वो जलसा करने जा रही है। इसके अलावा पीएसपी का भी जलसा होने वाला है। तो दिसंबर और आने वाला जो जनवरी है बहुत इंपॉर्टेंट है सियासी हलकों के लिए, उनकी अपनी वर्ड के लिए। आगे बढ़ेंगे और मुख्तलिफ शहरों का रुख करेंगे और मुख्तलिफ शहरों में सबसे पहले हमारे पास है फुरकान अली जो कि वफाकी दारुल हुकूमत से हमें अपडेट करेंगे और इनसे पूछते हैं कि अली फुरकान से हम पूछेंगे कि अली फुरकान बताइए आज शहर इक़्तिदार में कौन सी सियासी और समाजी सरगर्मियां होने जा रही हैं और मौसम कैसा है? जी मौसम तो खासा बेहतर है, आज धूप निकली हुई है और हम देखते हैं कि जब भी इस्लामाबाद में कुछ सर्दी के बाद जब धूप निकलती है तो लोगों का ज़्यादा दिन जो है वो उस धूप से लुत्फ़अंदोज़ होने में गुजरता है। दफातर में हो लोग या घरों में हो, स्कूल कॉलेज से फारिग होने के बाद लोग जो है वो कुछ वक्त जो है वो धूप ज़रूर उसमें बैठते हैं, उससे सिताते हैं। इसके साथ आज अगर कुछ सियासी सरगर्मियों की बात कीजिए तो सेनेट की खारजा अमूर कमेटी का इजलास है
और इसमें जो अहम एजेंडा पॉइंट है वो अमेरिकी सेक्रेटरी जो दिफा थे दाखिला वो जो आए थे उनका विजिट हुआ था पाकिस्तान, इस हवाले से ब्रीफिंग है और खारजा अमूर के जो वजारत खारजा के हुकाम जो है इस हवाले से आगाह करेंगे उनके दौरे के हवाले से। इसके साथ आज यौम कायद के हवाले से एक तस्वीरी नुमाइश है, वजीर इत्तलात जो है वो इस तस्वीरी नुमाइश की इफ्तिताह करेंगी और कायदे आजम की जो जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार हैं वो उन तस्वीरों में उनकी झलकी जो है वो दिखाई जाएगी। स्क्वैश चैंपियनशिप का फाइनल है, एयरफोर्स के ज़रिए तमाम ये स्क्वैश चैंपियनशिप स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जो है वो मुनक्कद हुई और आज उसका फाइनल है। एयर चीफ उसके मेहमान खुसूसी हैं। ये भी एक अहम आज इस्लामाबाद में होने वाला इवेंट है। इसके साथ क्रिसमस की तकरीबात जो कि कुछ मुलतवी हुई थी सानहा कोयटा की वजह से वो दोबारा से इस्लामाबाद में बहाल होना शुरू हो गई हैं और अब आज जो है वो क्रिसमस मेला है लोक विरसा इस्लामाबाद में जिसमें दुआया तकरीबात भी होगी। बहुत शुक्रिया अली फुरकान, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से जहां पर बहुत से नज़ारे हैं, कुछ कलरफुल इवेंट्स भी हैं, कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स भी हैं जिससे हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे लाहौर का जहां पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा हुमा बट। उनसे जानते हैं कि लाहौर शहर में सबसे पहले तो मैं मौसम जानना चाहूंगी क्योंकि हुमा मैं आज लाहौर ट्रैवल करी, मुझे ये बताएं कि ठंड कैसी है, कैसे कपड़े रखने चाहिए? का मौसम है, बहुत एंजॉय करने वाला मौसम है और बारिश का कहीं भी कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल तो बाहर देखें तो, क्योंकि सूरज बिल्कुल सामने है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय किया जा रहा है। वेरी नाइस। सो नॉर्मल जो सर्दियों के कपड़े हैं वही पहने जा सकते हैं, स्वेटर जरूर लेना लेकिन वो भी जो अपर है वो वैसे लेना। और यकीनन मुझे उम्मीद है कि क्योंकि जब आपका ये आबाई शहर है तो यहाँ पर आकर आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। मौसम अच्छा है और इसके साथ साथ आज इवेंट्स होने जा रहे हैं उनमें सबसे अहम तो यही होगा क्योंकि बच्चों के लिए आज लास्ट डे है स्कूल्स में, तो आज वो बहुत खुश होंगे क्योंकि इसके बाद विंटर हॉलीडेज का आगाज हो जाएगा और फिर नेक्स्ट ईयर ही उनकी मुलाकात होगी अपने दोस्तों के साथ। तो आज यकीनन हाजिरी भी कम होगी, बहुत से लोग बच्चे जो हैं वो तो इस वजह से स्कूल भी नहीं आए होंगे क्योंकि आज हाफ डे है, तो आज हाजिरी का तादाद जो है वो भी कम होगी। लेकिन उसके साथ साथ जो आए होंगे वो अपने दोस्तों से मिल रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे खूब, क्योंकि आज का दिन वो खूब एंजॉय करेंगे। कल से वो अपने घरों में होंगे और खूब घरों में एंजॉयमेंट शुरू की जाएगी। और इसके अलावा मैं बता दूं क्योंकि क्रिसमस के डेज करीब आ रहे हैं तो आज चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में एक केक कटिंग सेरेमनी जो है उसका यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी का तकरीब रखी गई है और वहाँ पर आज बिशप ऑफ लाहौर जो है वो भी पहुँच रहे हैं। तो आज चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में एक अच्छी कलरफुल जो है डे वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसके अलावा लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर अदबी डे जो है वो मनाया जा रहा है, स्पेशली पंजाबी डे जो है उसको मनाया जा रहा है, लेकिन उसमें अदब से रिलेटेड मुशायरा आज होगा और पुतली तमाशा वगैरह। ठीक है, यानी कि जब अनम लाहौर पहुंचेंगी तो उनके लिए बहुत सारे इवेंट जो है वो लाइनअप है, वो शाम को किसी भी इवेंट में जा सकती हैं। बट ये बताइए कि खादमे आला का जो नाम है वो दिया गया है नामजदगी के लिए, उनका नाम लिया गया है फाइनली प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो आपको क्या लगता है लाहौर शहर के जो बासी हैं वो कितना खुश दिखाई दे रहे हैं इस बात से? इस वक्त मुझे सबा आपकी आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई दी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ आपको ये बताने की कि खादिम आला की तरफ से जो भी उनके पैगामात हैं वो तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन खादिम आला का आज एक इवेंट होने जा रहा है, वो है इनॉग्रेशन का और वो है जी हमारा यहाँ पर एक रिंग रोड जो है उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं, वो वहाँ पर पहुँचेंगे। इसके अलावा वजीउद्दीन जो है वो भी एक लाहौर अपडेट कर रही थी लाहौर से काफी ज्यादा इवेंट्स है और सबका इवेंट तो यही है कि आज आखिरी दिन है स्कूल का और वैसे भी अक्सर बच्चे जो होते हैं वो लास्ट डे स्कूल जाते ही नहीं, वो कहते हैं कि जी आज क्या करना है जाके, लेकिन अक्सर लास्ट डे पर ही अपनी टीचर जो है वो होमवर्क देती है। मुझे याद है सब जब हम स्कूल जाते थे तो लास्ट डे के ऊपर सिर्फ इसलिए जाना पड़ता था कि हमें होमवर्क मिले, तो तमाम बच्चों के लिए बड़ी सेलिब्रेशन का टाइम है क्योंकि आज से छुट्टियां होने जा रही है। मैं लास्ट डे जरूर स्कूल जाती थी, हाँ, क्योंकि सारे फ्रेंड्स के साथ में आप प्लान कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है फिर हम लोग यहाँ पर पार्टी करेंगे, यहाँ पर मिलेंगे और सारा होमवर्क लिया और उस दिन बड़ा चिल डे होता है पूरा दिन क्योंकि पीरियड्स भी सारे जो है वो फ्री होते हैं, तो एक खुशी जो होती है ना, आपको पता होता है कि यार कल से स्कूल की छुट्टियां हो रही हैं तो आपने फिर जो है ना वो एक पूरा ब्लास्टेड अपना वीकेंड गुजारना होता है, पूरा वेकेशंस जो है बड़ी जबरदस्त किस्म की गुजारनी होती है। तो कलरफुल जो है वो दिन चल रहे हैं और कलरफुल जो है वो इवेंट्स है, तो इसी वाले से विंटर कैंप्स भी लगते हैं, विंटर कैंप्स लगते हैं, काफी मजेदार एक्टिविटीज होती है, स्पेशली जो स्पोर्ट्स गालास हैं वो भी इसी टाइम के अंदर हो रहे होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब 7 या 8 तारीख तक स्कूल खुलेंगे, उम्मीद करते हैं कि सर्दी भी थोड़ी कम हो जाएगी ताकि बच्चे जो है उस वक्त जल्दी और सुकून से आराम से उठ के जो है स्कूल जा सके। लेते हैं यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा, और भी बहुत सी मजेदार सी बातें होंगी, कुछ खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग गाइस।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। तो जनाब अखबारात की 6 सुर्खियां तो हमने आपको बताई, मुख्तलिफ शहरों का हाल भी बताया, लेकिन एडिटोरियल में आज क्या कुछ किया है इसके हवाले से जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम नफीस भाई और वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज क्या बात है, बड़े सब सारे फ्रेश से लग रहे हैं। खैर है, मौसम का कुछ असर है, कुछ मौसम में तब्दीली हुई है? तब्दीली आई है, मेरी जाने की बड़ी खुशी है। अरे नहीं, मेरी एक्साइटमेंट तो बिल्कुल वाज़ेह है जनाब, सबको पता है अनम जा रही है छुट्टियों में। नहीं, अनम तो इसलिए खुश है कि वो छुट्टियों पे जा रही है, लेकिन जो वीकेंड पे नहीं जा रहे हैं डेफिनेटली उनको तो आज मौसम की वजह से जो है वो ज्यादा असर। मेरा ख्याल है वीकेंड आने की भी लोगों को बड़ी खुशी होती है, क्योंकि वीकेंड आने की भी खुशी है, क्योंकि वो यही चीज होती है ना कि सेलिब्रेशंस भी चल रहे हैं और कराची शहर में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स भी जो है वो प्लान हो रहे हैं। तो इस वजह से सही बात है। और फिर आप देख रहे हैं कि 25 दिसंबर भी बिल्कुल लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, भी लोग बड़े पुरजोश हैं। और अब आते हैं मदारियों पर। इलेक्शन 2018 का उभरता नक्शा जंग का इदारिया है और हम देख रहे हैं कि नून लीग बड़ी एक्टिव है इस हवाले से, खासकर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो सदर हैं इस वक्त पार्टी के, उन्होंने इजलास की सदारत कर रहे हैं। और कल ये फैसला हुआ कि बहरहाल वो जो है अपने जो है ताज जो उनके मनसब पर था कई अरसे तक वज़ारत उज़्मा का, जो अब वो नाहल हो चुके हैं उस मनसब से, वो अब वो अपने भाई के सर रखने पर राज़ी हो गए। शहबाज शरीफ के बारे में पहले से बहुत सारी बातें थी, लेकिन जब हुदैबिया केस आया था उसके बाद से ये खदशा ज़ाहिर हो रहे थे कि वो भी जो है वो कानून के कटहरे में चले जाएंगे, गिरफ्त में आ जाएंगे। तो ये मरियम नवाज़ और चौधरी निसार और हमजा शहबाज के नामों की हमने इस पर बहस भी की, लेकिन बहरहाल अब ये क्लियर हो गया है कि नवाज शरीफ ने उन्हें बड़ा मेहनती और मुनज़्ज़म करार दे दिया है और अपनी राय का इज़हार करते हुए उन्होंने, और इसके अलावा नून लीग की जानिब से भी तमाम हलकों में ये बात सामने आई है कि किसी को शहबाज शरीफ की इस नामजदगी पर एतराज़ नहीं है। दूसरी जानिब हम अखबारों में देख रहे हैं कि कुछ आर्टिकल्स भी लिखे हैं, उसमें लिखा गया है कि शायद ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ को अपनी शिकस्त नज़र आ रही है तो उन्होंने शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया है। बहरहाल ये इदारती खबरें हैं, इनके बारे में हम ये अपने जान नहीं कर सकते। नफीस साहब, अभी नाम जब आपने बताया कि नामजद कर दिया गया है शहबाज शरीफ साहब को, तो आप समझते हैं कि उनके राह की सारी रुकावटें इस हुदैबिया केस के बाद खत्म हो चुकी है? मतलब अब कोई भी फ्रंट पर नहीं है सिवाय शहबाज शरीफ और इमरान खान के? हो सकता है कि बस अब आगे, जैसे हम लोग पिछले दिनों भी यही बात कर रहे थे, तो यही दोनों बामुकाबला होंगे। बहुत प्यारा सवाल किया हमने। ये उभरता नक्शा असल में है ही इदारिया यही कि वज़राए आज़म की जो सफ़ हैं, जो कि मुकाबला हो रहा है, इसमें इमरान खान भी हैं जो कि इस वक्त ऐलान कहते हैं। हमने देखें, याद होगा आपको, जहांगीर तरीन से आपसे एक सवाल किया तो उन्होंने कहा था मुझे तो 100% यकीन है कि अगले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होंगे। तो क्योंकि असल मुकाबला देखें इलेक्शन में वो PTI और नून लीग का ही है, ये ज़्यादातर तस्दीक पेश किए जा रहे हैं और सामने भी आ रही हैं ये बातें, जिस तरह की उनकी कैंपेन है, जिस तरह का उनका वोट बैंक डेवलप हो रहा है, जिस तरह बैटर्ड हुआ है नून लीग का, तो PTI बहरहाल उनकी एक बड़ी टफ कंपटीटर बन के सामने आई है। इस तरह हम देख रहे हैं बिलावल भुट्टो के हवाले से आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी बड़ी वो है पुरअज़्म है कि नया जोश है, उनका पहला इंतखाब होगा इमरान खान का, यह आखिरी होगा और बिलावल भुट्टो जो है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे, ये बात सामने आ रही है। फिर हम देख रहे हैं एक और मुत्तहिदा मजलिस से अमल की तश्कील हो चुकी है और हम देखें पहले भी हम कई मरतबा ऐसा हुआ कि ऐसी जमातों ने अपसेट किए हैं। हम जब एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि यार ये जो है यहाँ से कोई नुमाइंदा, जिस तरह मिल्ली मुस्लिम लीग के आप कह देंगे नुमाइंदे ने 4000 वोट ले लिए और वो पीपल्स पार्टी को पीछे छोड़ दिया, कैंपेन भी की उन्होंने, जिस पे अमेरिका को एतराज़ भी हुआ और बाद में सामने आई। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो अपसेट्स यही हो सकते हैं इंतखाब में, इसका कोई बैदुल क़यास नहीं है ये। तो इस हवाले से वज़ारत उज़्मा के कई उम्मीदवार हैं, लेकिन शहबाज शरीफ का नाम सामने आने के बाद जो है मुस्लिम लीग नून के हलकों में जो बेयकीनी की सूरत हाल थी वो खत्म हो गई। अच्छा, शहबाज शरीफ के नाम सामने आने के बाद जो आप कह रहे हैं बेयकीनी की सूरत हाल खत्म हो गई, अब आपको क्या लगता है नून लीग के अंदर अब एक नई जान सी आ गई है कि जी अब शहबाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, नून लीग अपनी कैंपेन कर सकती है? लेकिन मेरा सवाल ये है कि फिर क्या मरियम नवाज, जिनको ओहदा देने के लिए नून लीग भी और नवाज शरीफ भी बड़े इंटरेस्टेड हैं, क्या फिर वो वज़ीर आला के ओहदे के लिए आएंगी? क्या फिर हमजा शहबाज उनके अंडर काम करेंगे? देखिए, जहाँ तक अभी की बात है ना सब, अभी जो है लगता नहीं है, अभी दोनों जानिब से बड़े मसालियती और मफाहमत के बयानात आ रहे हैं। हमजा शहबाज मरियम नवाज के लिए, मरियम नवाज शहबाज शरीफ के हवाले से ट्वीट कर रही हैं। तो ऐसा सच अभी पार्टी में कोई रप्चर्स इस तरह के नज़र नहीं आ रहे। लेकिन क्योंकि देखें, हमने राना सनाउल्लाह साहब से भी सवाल किया था कि कहीं वज़ारत उज़्मा आला के आप तो उम्मीदवार नहीं है, तो उन्होंने कहा अगर पार्टी मुझ पर ट्रस्ट करेगी तो देखा जाएगा। लेकिन मैं इसके लिए कोई इसकी वो नहीं करता, कोई तजवीज़ पेश नहीं कर रहा या कोई उनसे अपील नहीं करता हूँ जी। चले अगला इदारिया क्या है? अगला इदारिया हम आपने देखा कल जो है अमेरिका जो है वो
कई अरसे से दुनिया को वीटो करता आया है और कल पूरी दुनिया ने उसे वीटो कर दिया। ये और निकी हेली ने बहुत ज्यादा उन्होंने कहा था कि हम देखेंगे कौन क्या करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी धमकियां दी थी। पाकिस्तान ने पहली मर्तबा मैंने ये देखा कि पाकिस्तान, वैसे तो हम देखते हैं टॉक शोज में साबिक सफ़ीर और दूसरे जो इंतजामिया के हैं, ये गवर्नमेंट के अहदेदार हैं, वो बात करते हैं अमेरिका की, लेकिन बड़े प्लेटफॉर्म पर, एक ऑफिशियली एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म पर जाके अमेरिका के खिलाफ बात कर देना, ये बहुत ही कम देखने में आया है। और कल मलिहा लोधी ने जो तकरीर की, पाकिस्तान को स्पॉन्सर था उस करारदाद का जो पेश की गई जनरल असम्बली में, अमेरिका ने कहा था कि मैं नजर रखूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी दी थी कि हम बहुत फंड देंगे, आप दे रहे हैं और हमारे खिलाफ आप बोल रहे हैं। और तकरीर की इंट्रो में मैंने यही बात की कि मलिहा लोधी जिस तरीके से बात की है और जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया पाकिस्तान का मौका, दैट वाज अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। इसमें देखें ना, इसमें दो चीजें सामने आई। एक तो इजारादारी, अमेरिका शुरू से हम सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि अमेरिका ने हमेशा इसराइल का सपोर्ट की है और एक सालिसी का किरदार, एक जो इसका रूप था वो ये था कि सालिसी का किरदार अदा करता है। लेकिन अब खुल के सामने आ गई कि अमेरिका और इसराइल एक जानिब खड़े हैं और बाकी दुनिया एक जानिब खड़ी है। 7 ममालिक उनके अलावा जिन्होंने वोट दिए हैं, उनका नाम भी बहुत कम लोग ही जानते हैं, ग्वाटेमाला और ये दूसरी। अब ये मसला है कि 7 ममालिक के अलावा, मैं ये बात कंप्लीट कर लूं कि 7 ममालिक के अलावा जो खुद अमेरिका के, जर्मनी आप देख लें, फ्रांस देख लें, बरतानिया देख लें, इन लोगों ने अमेरिका के खिलाफ वोट दे के जो है ना, ये इसे कहते हैं एक स्लैप है, जो है बहुत बड़ा स्लैप है, बड़ा बहुत मेरा ख्याल है कि बोल्ड मैसेज गया इस वक्त वाशिंगटन को, ये जो करारदाद अब मंजूर हो चुकी है। मेरा एक बड़ा मासूम सा सवाल है नफीस भाई, मुझे तो शायद इस वक्त समझ में नहीं आ रही कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि ऐसे हम लोगों ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं उनको इस तरह से बोलते नहीं देखा। आप भी अभी इस चीज पे बात कर रहे थे और हम मुख्तलिफ टॉक शोज में भी ये देख रहे हैं कि मलिहा लोधी की कल की जो स्पीच है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत की जा रही है कि बहुत जबरदस्त अंदाज में उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। क्या वजह आप समझते हैं कि पाकिस्तान अब हर फोरम के ऊपर, हर जगह पर, इवन उनके जब वजीर दिफा आते हैं, कोई भी वजीर आता है, तब भी अपने मौक़िफ़ को बहुत ज्यादा पॉजिटिव पेश कर रहा है? पाकिस्तान इतना स्ट्रेंथन अचानक से कैसे हो गया कि अपनी आवाज इतनी ऊंची कर ले? पाकिस्तान को मालूम हो गया है कि अफगानिस्तान में जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और जब फल देने का वक्त आया तो भारत को सामने लेके आ गया और पाकिस्तान को पीछे कर दिया। पाकिस्तान को कहा कि तुम्हारा किरदार सिर्फ एक सहूलतकार का है, तुम सपोर्ट करो इस पूरे अमल को। और अमेरिका और अफगानिस्तान को जाके काबुल ने बैठा दिया, अब सॉरी इंडिया को, और इंडिया जो है वो उसको तसल्लुत कायम कर दिया खित्ते के ऊपर। पाकिस्तान ये देख रहा है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि हमारी पीठ पर छुरा घोंपा गया है। पाकिस्तान ने हरावल दस्ते की तरफ पर अमेरिका के साथ दिया है और इसी की बुनियाद पर नॉन नेटो अलाई का आपको जो है वो मिला, क्या कहते हैं, आपका टाइटल मिला, आपको उस हैसियत से जाना गया। लेकिन जब आपने सारा काम कर दिया तो अब आपको एक मक्खन ने बाल्स की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया गया। पाकिस्तान को इसका एहसास हो गया है। शुरू हुई थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में कहा था कि मैं पाकिस्तान को कहूंगा कि आप डू मोर करें। उसके बाद हमारी जो सिविल और अस्करी क़यादत थी वो एकदम उठ खड़ी हुई थी कि अगर अब आपने हमारी तमाम कुर्बानियों के बावजूद भी इस तरह की बात की है तो ठीक है, अब होगी बराबरी की बुनियाद पे बात। उसके बाद से जितनी भी हमारी खारजा पॉलिसी है, जितने भी हमारे मौक़िफ़ हैं, वो यकजा मौक़िफ़ है और एक प्लेटफॉर्म से जा रहे हैं और एक ही तरह के मौक़िफ़ जा रहे हैं। इसी वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा परेशानी है और इसी वजह से अमेरिका सऊदिया से भी बहुत ज्यादा गठजोड़ कर रहा है। बिल्कुल। और अब हमारी जो पॉलिसी जो हम बताते हैं ना, कंडीशनल बेस्ड अप्रोच इनकी, और ये अमेरिका कहता है अब जो हमारी पॉलिसी है वो है सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अमेरिका का बहुत साथ दे दिया, पाकिस्तान ने अपनी बड़ी कुर्बानी दे दी है। अब जो हम देख रहे हैं कि हमारी अस्करी क़यादत, हमारी सिविलियन क़यादत एक प्लेटफॉर्म पर आ गई है। वो बड़े खतरात जो पहले निशानदही कर चुके हैं कुछ ऑफिशियल जिन्होंने हमने हल्का लिया था, वो सामने आ रहे हैं। अभी हमने माइक पेंस को भी बयान देखा। तो इसके बाद आप क्या समझ, ट्रंप की जानिब से धमकियां दी जा रही थी, हम तमाम माली इमदाद रोक लेंगे, उन तमाम ममालिक के ऊपर हमारी नजर है जो हमारे अगेंस्ट वोट कर रहे हैं, उन धमकियों की क्या हैसियत रहेगी? कल तो मलिहा लोधी ने तो जो इजलास में खिताब किया, हमने देखा निकी हेली ने भी कहा है कि जी हम बड़ी सपोर्ट रही है हमारी, हम याद रखेंगे, हम अपनी जिल्लत याद रखेंगे, हम इस तन्हाई को याद रखेंगे। और ये बात मैं इंग्लिश अखबार ही पढ़ रहा था, उनके एडिटोरियल पढ़ रहा था, ये सामने आ रही है कि अमेरिका का मौक़िफ़ वो कायम है। उन्होंने कह दिया अपनी तकरीर में कि इस रेजोल्यूशन से हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हमने अपना काम करना है। दूसरा, अमेरिका को भी देखना है जिन जिन लोगों ने इनकी इमदाद, जिन पे ये वोट दिया है, उसके खिलाफ अमेरिका बहरहाल कुछ ना कुछ जो है वो कार्रवाई, रिएक्शन तो आना है इस एक्शन का। थैंक यू सो मच नफीस नईम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हम इदारियों पर बातचीत कर रहे थे और लेट्स सी कि अब आगे क्या होने जाता है, इस एक्शन का रिएक्शन किस तरह आता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं
फाटा इशू के हवाले से मसाइल में घिरी हुकूमत में मजीद मुश्किलात का इस वक्त शिकार होती नजर आ रही है। दिन ब दिन हुकूमत को नए नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। फाटा का मामला अभी तक लटका हुआ है, जबकि गुज़िश्ता रोज भी कौमी असम्बली में फाटा इस्लाहात बिल पेश न हो सका। तो इसी हवाले से ओपोजिशन ने शोर शराबा मचाया है और चीख पुकार भी की है, जिसके बाद स्पीकर कोरम टूटने पर इजलास मुलतवी कर गए। और आपको इसी हवाले से दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। Therefore, will not participate in any proceeding. उनको तो कभी तौफीक ही नहीं हुआ। 3 मरतबा उनकी हुकूमत इससे पहले भी आई। It's not and we will not compromise. बीड़ा हम लोगों ने उठाया हुआ है। हुकूमत का मसाइल का इजहार, मजीद वक्त दरकार। फाटा इस्लाहात का बिल एक बार फिर इल्तवा का शिकार। हुकूमत का वादा था कि बिल जुमेरात को पेश हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ हुआ इजलास मुलतवी। पीपीपी रहनुमा नवीद कमर बोले, फाटा के हुकूक पर डाका नहीं मारने देंगे, बिल पर मजीद मुशावरत की जरूरत पड़ गई है। अब्दुल कादिर बलोच ने वजाहत पेश कर दी। 25 निकात में से सिर्फ एक नुक्ता बाकी है, हुकूमत की वजाहत को नहीं मानेंगे। अपोजिशन अरकान ये कहकर असम्बली से बाहर तशरीफ ले गए। अरकान के जाते ही कोरम टूट गया और इजलास मुलतवी करना पड़ा। फाटा रिफॉर्म्स का मसला झूठा तू है। फाटा इस्लाहात बिल पेश न होने पर अपोजिशन मुसलसल वॉकआउट पर है, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक कुछ नहीं किया गया। पूरी अपोजिशन यकजा है, लेकिन गवर्नमेंट को अगर फिक्र है तो सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की। इसी हवाले से नून लीग के बड़ों की गुज़िश्ता रोज बैठक लगी और उसमें क्या कुछ हुआ, आइए आपको भी दिखाते हैं। फाटा इस्लाहात का बिल मंजूर कराना है और मौलाना को मनाना है, इसी पर नून लीग के बड़े जाती उमरा में सर जोड़ कर बैठे और सदारत की मियां नवाज शरीफ ने। इजलास में लीगी क़यादत ने फाटा इस्लाहात बिल पर फजलुर रहमान समेत दीगर रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तेफाक किया। मियां साहब ने कहा कि जमहूर की मजबूती के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। नवाज शरीफ ने रहनुमाओं को पार्लियामेंट में मौजूद सियासी कायदीन से राबते तेज करने की भी हिदायत की। इस मौके पर वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि 2018 के इंतखाबात मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में ही लड़ेगी। इजलास में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा खुर्रम दस्तगीर, राना तनवीर और अनुशे रहमान ने भी शिरकत की। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से सलीम साफी साहब ने। सीनियर सहाफ़ी हैं ये और फाटा पर उनकी बड़ी गहरी नजर है। अस्सलाम वालेकुम साफी साहब एंड वेलकम टू द शो। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि फाटा इस्लाहात का जो मामला है वो हुकूमत की जानिब से मुसलसल इस वक्त ताखीर का शिकार है। मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई के लिए भी इस बिल को इल्तवा में डालना नून लीग के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? चैलेंज तो जो था मेरे ख्याल में वो बड़ी हद तक गुज़र रहा है। ये एक ऐसा मामला था कि जो इस हुकूमत के लिए बहुत बड़ा क्रेडिट हो सकता था और मियां नवाज शरीफ साहब का चूँकि फोकस ज़्यादा रहा पंजाब पे जी, तो इसलिए खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के लोगों की महरूमियाँ इस दौर में बहुत बढ़ गई थी और इस हुकूमत से भी उसकी शिकायतें बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा कारनामा था इस हुकूमत का कि ये फाटा और खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक इस हुकूमत की गुनाहों की तलाफ़ी हो सकती थी, क्योंकि जितना उसको वेलकम किया गया और जितना खैबर पख्तूनख्वा और बिलखसूस फाटा के लोग इस के लिए बेताब बैठे हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती से शायद इस हुकूमत को किसी की बद्दुआ लग गई है कि वो क्रेडिट उल्टा मौलाना फजलुर रहमान साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब ने न सिर्फ ये कि इसके डिस्क्रेडिट पे बदल दिया जी, बल्कि उसके गले का तोक ऐसा बना दिया कि आज उसकी आड़ में उस हुकूमत ने उस पार्लियामेंट की एक लिहाज से बेतौकीरी की, जिसकी बालादस्ती इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब का सबसे बड़ा नारा है। और उन्होंने खुद अपनी हुकूमत की बनाई हुई कमेटी के सिफारिशात को जी मुतनाज़ा बना दिया। बिल्कुल इसी तरह अभी आप देखें कि एक बिल जो असम्बली में टेबल हुआ है उस पर बहस हो चुकी है, फिर वो स्टैंडिंग कमेटी में गई है, वहाँ से अप्रूव हो चुकी है और हुकूमत रोज़ाना पार्लियामेंट का सेशन इस बुनियाद पे नहीं हो रहा है क्योंकि हुकूमत अपने वादे के मुताबिक इस बिल को नहीं ला रही। तो मेरे ख्याल में पहले क्रेडिट डिस्क्रेडिट में बदल गया और अब फिर अपने इन दो मेहरबानों की मेहरबानी से वो मामला उल्टा इस हुकूमत के लिए गले का तोक बन गया और अब हुकूमत ने जो रवैया अपना लिया है उसकी वजह से उसका वोट के तकद्दुस की बहाली और पार्लियामेंट के तकद्दुस की बहाली का जो नारा है उसको सबसे बड़ा जक और धचका
वो इस रवैये की वजह से पहुँच रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, हुकूमत खुद अपने पाँवों पर कुल्हाड़ी मारने पर तुली हुई है। फाटा के अवाम के हवाले से बात की जाए तो इनके ऊपर FCR का कानून लागू है, वहाँ के लोगों और मुशीरान की सोचों में इख्तिलाफ राय पाया जाता है, मगर अब अपोजिशन समेत तमाम पाकिस्तानी ये मुतालबा कर रहे हैं कि फाटा का इंतजाम हो जाए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें कई मुश्किलात का सामना है। एक तो देखें कि पहले फाटा में कोई इस हवाले से इख्तिलाफ नहीं है। अच्छा। वहाँ के लोगों की वाज़े अक्सरियत 99% लोग वो इस ज़ालिमाना निज़ाम से निजात और खैबर पख्तूनख्वा के साथ इंज़माम चाहते हैं जी। उसका एक बड़ा सबूत ये जो फाटा के MNAs और सेनेटर्स हैं, ये सबसे बड़े बेनिफिशरी है इस परसूदा निज़ाम के, और ये इनकी अक्सरियत जो है सिवाय 3 बंदों के वो दिल से इस प्रोसेस की मुखालिफ है, क्योंकि वो पैसे की ज़ोर पे इसी तरह MNA और सेनेटर बन सकेंगे अगर ये फरसूदा निज़ाम बरकरार रहे। और आज भी बहुत सारे उनके MNA जो है वो दरपर्दा बड़ा डर्टी रोल प्ले कर रहे हैं, यानी इतना शर्मनाक मामला, शर्मनाक उनका रवैया है बाज़ का कि उस रोज़ जब सिंध के खुर्शीद शाह और पंजाब के लोग वो फाटा के लोगों के लिए बाइकाट कर रहे हैं, तो हमारे कुछ MNA जो है फाटा के वो असम्बली के अंदर बैठे हुए थे। लेकिन ये लोग चूंकि उनको ग्राउंड पे मालूम है कि 99% उनके वोटर्स न सिर्फ ये कि अब ये काम चाहते हैं बल्कि इसके लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं, इसलिए वो भी या तो खामोश हो गए हैं या फिर शाजीगुल जैसे हिमायत के लिए और इस काम को करने के लिए मैदान में निकल आए हैं। फिर अब देखें कि ये सियासी जमातें वो बेवकूफ़ नहीं होती। आज मुफ्त में क्रेडिट तो इस हुकूमत को मिल जाना था, लेकिन पीपल्स पार्टी ये चाहती है, मुस्लिम लीग जो PTI ये चाहती है, इसी तरह जमात इस्लामी ये चाहती है। ये सारे इस बात का सबूत भी है कि लोगों की वाज़ेह अक्सरियत, ये तो चंद तनख्वाहदार लोग हैं। ये जो सुप्रीम कौंसिल के नाम से जो ड्रामा मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब ने शुरू किया, इसमें कौन है? यानी उनके जमात के जो फाटा के अमीर है उसको अमीर बना दिया है, हर एजेंसी के अपने ओहदेदारों को उसका मेंबर बना दिया है, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, एक जो है रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब है, उसको उन्होंने सुप्रीम कौंसिल का नाम दे दिया है। हालांकि दूसरी तरफ जितनी वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है वो मर्जर के हक में हैं, तो मेरे ख्याल में ये खामखा उन्होंने एक कुछ लोगों का उज़र, लेकिन इख्तिलाफ इस पे नहीं है। जो इत्तेफाक और जो अर्ज इस वक्त मर्जर के हक में है फाटा के अंदर, वो पहले कभी नहीं था सर। लेकिन सुप्रीम काउंसिल इस वक्त फेवर में नहीं है, वो चाहते हैं कि हमारी अपनी एक आइडेंटिटी हो। फाटा इंतजाम के मामले पर फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात भी इस वक्त दूर करने के लिए हुकूमत सरतोड़ कोशिशें कर रही है, बैठक लगा रही है। फजलुर जानिब से भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत लचक दिखाई जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि बहुत जल्द फाटा इंतजाम का मामला हल होने वाला है या फिर ये सब बातें ही है? सिर्फ एक तो हुकूमत मौलाना साहब को मनाने के लिए इस मामले पे सर जोड़ के कभी नहीं बैठी है। अच्छा। और अगर वो बैठ जाती, हुकूमत तो दूर की बात है, अगर मियां नवाज शरीफ भी 5 मिनट के लिए संजीदा होकर सर जोड़ के बैठ जाते तो मौलाना फजल रहमान साहब को और चकजई साहब को मनाना उनके बाएं हाथ। बिल्कुल बिल्कुल। इससे बहुत बड़ा कंप्रोमाइज अपने इलाके के हकूक़ के बरखिलाफ मौलाना फजल रहमान साहब और चकजई साहब ने कर दिया। लेकिन वो उसमें चूंकि मियां साहब CPAC पे, तो उसमें मियां साहब संजीदा थे तो उन्होंने घंटों में उन दोनों को खामोश कर दिया और वो खामोश हैं। हालांकि उसमें भी बहुत बड़ा घपला हुआ है उन इलाकों के साथ। इसमें मेरे ख्याल में एक तो ये कि मियां साहब की सियासत की इस वक्त तरजीह जो है वो पंजाब है और इमरान खान साहब की सियासत की तरजीह भी पंजाब है, वो एक तो उसमें उलझे हुए हैं। दूसरा ये जो 100 बिलियन रुपीज है वो इस इलेक्शन ईयर्स में मियां साहब उस तरफ डाइवर्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए मेरे ख्याल में उन्होंने खुद मौलाना साहब और चकजई साहब को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन अब चूंकि वो सियासी बेनिफिट के लिए कर रहे थे और तमाम अपोजिशन जमातें हुकूमत के एक तहरीक का वो अलमबरदार बन गई है, तो अब हुकूमत मजबूर हो गई है कि वो उस पर कुछ संजीदगी दिखाए। और मेरे ख्याल में अब जब मियां साहब ने संजीदगी जब दिखा देंगे तो मौलाना साहब मान जाएंगे, उनके लिए इस तरह के मामलात पे पसपाई इख्तियार करना ही कोई नई बात नहीं होगी।
ठीक है, सूरत हाल तो कुछ ऐसे ही बनती हुई नजर आ रही है कि मौलाना फजल रहमान मान जाएंगे, लचक का मुजाहरा तो उनकी जानिब से किया गया है। अच्छा, कौमी असम्बली के हवाले से बात की जाए तो कोरम पूरा ना होने की वजह से फाटा इस्लाहत का बिल पेश ना हो सका, जिसके बाद अपोजिशन ने वॉकआउट किया और नवर ने कहा कि कौमी खजाने से भारी रकम ऐवान पर खर्च होती है लेकिन कुछ हासिल नहीं होता है, जबकि कौमी असम्बली एजेंडे से फाटा से मुताल्लिक नुकात रातों रात भी निकाल लिए जाते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे सर, हुकूमत संजीदगी क्यों नहीं दिखा रही है? एक तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये फाटा इस्लाहात बिल नहीं है। अच्छा। इस्लाहात में बहुत कुछ है, ये भी हुकूमत धोखा दे रही है कि वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के मामले को पूरा फाटा इस्लाहात बना के पेश कर रही है। हालांकि अभी बहुत कुछ हुकूमत ने करना है इंजमाम के सिलसिले में, डिविजिबल पूल के सिलसिले में और बाकी मामलात के सिलसिले में। दूसरा, जितना हुकूमत का किरदार इस हवाले से शर्मनाक है, मैं समझता हूँ उतना ही खुर्शीद शाह साहब का, बिलखसूस पीपल्स पार्टी का और दीगर अपोजिशन जमातों ने अब एक शानदार रोल इस मामले में प्ले किया। और क्योंकि वो जेन्युइन समझते हैं कि ये मामला पाकिस्तान की सलामती का भी है, ये इंसानी हकूक का भी है, और फिर अब सबसे बढ़ के ये कि पार्लियामेंट के वकार और बालादस्ती का भी है कि एक दो बंदों की अना के लिए या एक दो बंदों की ख्वाहिश के लिए आपने पूरे पार्लियामेंट को भी यरगमाल बनाया हुआ है, अपनी हुकूमत को भी यरगमाल बनाया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इस पे उनका मौक़िफ़ था अपोजिशन का, ये बड़ा काबिल तहसीन है। और अब अगर हुकूमत का रत्ती बर भी मियां नवाज शरीफ साहब के पार्लियामेंट की बालादस्ती और वोट के तकद्दुस की बहाली के दावे में अगर वो संजीदा हैं, तो उनको ये करना चाहिए कि वो फौरी तौर पर असम्बली का इजलास दोबारा बुला के उनसे इस बिल को पास करवा दे। बिल्कुल सही सर। अच्छा, अभी मौजूदा अगर सूरत हाल देखें तो इस वक्त हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, तरक्याती मंसूबे पूरे करने हैं, फिर सीपैक को हतमी शक्ल देनी है, अपने केसेस निपटाने हैं। सबसे पहले तो तहरीक अदल के हवाले देख रहे हैं कि हुकूमत काम करेगी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि फाटा रिफॉर्म्स 2018 से पहले कोई ना कोई पेशरफ्त हो जाएगी, या बकौल इमरान खान के ये मसला अगर अब ना हल हुआ तो फिर 2030 तक भी शायद हल ना हो? नहीं, हुकूमत की तमाम नाअहलियों और मौलाना फजल रहमान साहब जैसे ज़ीरक और होशियार सियासतदान के इन तमाम हरबों के बावजूद मुझे कामिल यकीन और बल्कि मेरा ईमान है कि ये काम हो के रहेगा 2018 के इलेक्शन से पहले। बिल्कुल सही। ऐसे वजह उसकी एक तो ये है कि आप तारीख के पहिए को उलट नहीं घुमा सकते। वहाँ के नौजवानों में ये जो फाटा यूथ जरगा के नाम से इकट्ठे हैं, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन फाटा और मुस्लिम लीग यूथ विंग फाटा, उनके सुदूर और उनके अहदेदार एक फोरम पे बैठे हैं और एक दूसरे का जिंदाबाद कह रहे हैं। जी। पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन फाटा और इस्लामी जमीयत तलबा फाटा, उनके सुदूर एक साथ बैठे हुए हैं इस मिशन के लिए। उन्होंने तमाम इख्तिलाफात बुला दिए हैं और मुझ जैसे बंदे को भी उन्होंने अपने साथ इन्वॉल्व कर दिया है और मुझे बतौर सरफरस्त अपने साथ रखे हुए मजबूर है। इसके साथ वहाँ के लोगों की कमिटमेंट आप देखते हैं। तो जब नौजवान चाहेंगे, जब लोग चाहेंगे। दूसरा, हुकूमत के पास कोई अखलाकी जवाब। सर, आप कह रहे नौजवान चाहेंगे, जब लोग चाहेंगे, तो फाटा के मामलात पे या कबायली इलाका जात के हवाले से आपकी गहरी नजर ये बताइए कि फाटा के जो अवाम है वो दिल से चाहते हैं कि उन्हें भी वही हुकूक मिले जो इस्लामाबाद के लोगों को मिले हुए हैं, और वहाँ के अवाम भी तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बराबरी के हुकूक भी चाहते हैं। ऐसे में हुकूमत का इस मसले के ऊपर हुकूमत के अपने लिए डिले करना कितना नुकसानदेह होगा, क्योंकि यूएसएड अमेरिकन प्रोग्राम की जानिब से भी ये पेशकश की गई है कि फाटा रिफॉर्म्स के मसले पर भी मदद की जाएगी, मगर फिर भी हुकूमत ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। यही जालिमाना निज़ाम था, ये फरसूदा निज़ाम था जिसने वहाँ पे गुर्बत को जगह दी, जिसने वहाँ पे जहालत को जगह दी, जिसने वहाँ पे प्रॉक्सी वार को जगह दी। और इसी जालिमाना और फरसूदा निज़ाम की वजह से और कौमी दायरे से बाहर होने की वजह से ये इलाके वो प्रॉक्सी वार्स के लिए मैदान बन गए। ये पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल हुए और ये यहाँ से दुनिया के खिलाफ भी इस्तेमाल हुए, और ये इलाके पाकिस्तान की बदनामी का भी बायस बने। इसलिए वक्तन फवक्तन आलमी क़ुव्वतों ने भी उसमें दिलचस्पी ली। लेकिन अगर पाकिस्तान को कोई खुशहाल रखना चाहता है, कोई सलामत रखना चाहता है,
तो अब ये पाकिस्तान की सलामती के लिए ज़रूरी है कि मुस्तक़बिल में दोबारा उन इलाकों को पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ लॉन्चिंग पैड बनाने से, जो आपकी होस्टाइल ममालिक या एजेंसियाँ हैं, उसके लिए ये लाजमी है कि आप उनको कौमी दायरे में ले आए। चतराल भी अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर वाक़या है, लेकिन चतराल उसी तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो सकता, न कभी हुआ है हिस्टोरिकली, जिस तरह आपके कबायली इलाके हुए। तो ये सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं, बल्कि इसमें ताख़ीर जो है हुकूमत के लिए तो नुकसानदेह है ही। शुक्रिया सलीम साहब, आप हमारे साथ थे और ओवरऑल इस तमाम इशू के ऊपर जो है वो अपनी राय का इजहार कर रहे थे। मजीद भी कुछ खबरें हैं जो आपके साथ शो में आगे चलकर शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक। कहीं बच जाएगा। से बदासन की वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है ज़ैकम साजिद, अरूज फातिमा, फसीहा भट्ट और फारिहा इकबाल। और ये चारों बहरिया यूनिवर्सिटी में मीडिया के स्टूडेंट्स हैं और इनके डिपार्टमेंट ने एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद किया है और ये तकरीब 28 दिसंबर को बहरिया यूनिवर्सिटी में होगी। इस फेस्टिवल का मकसद यंग फिल्म मेकर्स और स्टूडेंट्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना है जिसमें वो अपने टैलेंट को पेश कर सकते हैं। उनकी शॉर्ट फिल्म और उनकी टीम ने इस पर काम किया है, कितना काम किया है और क्या क्या अब तक तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, इस सब पर इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी तैयारियां जारी हैं? 28 को फेस्टिवल है, फर्स्ट टाइम तमाम स्टूडेंट की इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। आपसे साजिद स्टार्ट करना चाहेंगे। हमारी तैयारियां बहुत अच्छी जा रही हैं इस वक्त। बेसिकली हमारी पूरी क्लास जो है वो डिवाइडेड है टीम्स में, सोशल मीडिया टीम, गेस्ट रिलेशन टीम, कम्युनिकेशन टीम, और हम सब अपने अपने फील्ड्स में अपनी अपनी टीम्स में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हमें बहुत सारी एंट्रीज भी आ चुकी हैं, सोशल मीडिया पे हमारा बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है ऑडियंस की तरफ से। और अभी एंट्रीज फाइनलाइज होंगी। वी हैव ज्यूरी मेंबर्स जो उन्हें फाइनलाइज करेंगे, और फिर विनिंग कैश प्राइज़ है हमारे पास 25,000 फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ हमारे पास है 15,000 एंड थर्ड प्राइज़ इज़ 5,000। तो इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा करेंगे। एक बड़ा ज़बरदस्त सा जेस्चर जा रहा है बहरिया यूनिवर्सिटी की जानिब से कि उनके स्टूडेंट्स ने मिलकर इतना ज़बरदस्त जो है वो हाईलाइट किया है इस इशू को कि जी फिल्म फेस्टिवल्स भी होने चाहिए, स्क्रीनिंग भी होनी चाहिए, और पता चले कि जहाँ पर मीडिया साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या स्टडीज़ हैं इस हवाले से। तो फसिया, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, जब ये आप लोगों ने आइडिया जनरेट किया कि इस तरह का फेस्टिवल कराते हैं और उसमें खुद आप लोग अपनी कोई फिल्म जो है वो मूवी कोई प्रमोट नहीं कर रहे हैं, दीगर यूनिवर्सिटीज़ को मिला के आप इंटर यूनिवर्सिटीज़ कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, तो आइडिया कैसे जनरेट हुआ? आइडिया यही हम लोग बैठ के पहले सोच रहे थे, हमारे जो कोर्स इंस्ट्रक्टर हैं उनके साथ, कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी यूनिवर्सिटी को भी फ़ायदा हो और ये कि बाकी स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो। तो फिर हमने सबने बैठ के यही सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि हम फिर फेस्टिवल का आया दिमाग में कि ऐसा फिल्म फेस्टिवल करते हैं जिससे ना सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी की आई एंट्रीज बल्कि पूरी कराची से यूनिवर्सिटी से एंट्रीज आए, और जो है बल्कि हमारे पास तो अब पूरे पाकिस्तान से आ रही हैं। ऐसे होता है कि 1 मिनट की आपने फिल्म बनानी है, ऐसा भी है? इनिशियली हमने टाइम लिमिट रखी थी कि 2 मिनट्स या 1 मिनट, लेकिन फिर हमने कहा हम ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को बाउंड कर देंगे। ठीक, फिर हमने इसको थोड़ा अच्छा उरूज ले लीजिए, तो आपकी आवाज जो है ना वो हाँ जी बताइए, कंटिन्यू कीजिए। तो इनिशियली हमने रखी थी एक टाइम ड्यूरेशन हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, तो फिर हमने इसको 5 to 10 मिनट्स की लिमिट तक कर दिया था, यानी एनीबॉडी कैन till 10 minutes। अच्छा, फारिया साथ में बैठी हैं। फारिया, आप लोग पूरा एक ही बैच है और लग रहा है जिस तरीके से आप लोग एक ही बात करें, सिंक में बात करें। ये बताएं, जो आपके पास अभी जो मूवीज आ रही हैं, जो आप लोग उसको सिलेक्शन प्रोसेस में डाल रहे हैं, फिर जूरी सिलेक्ट करेगी, फिर वो कंपटीशन में जाएंगी, कैसा लग रहा है, कितना टैलेंट है पाकिस्तान में मीडिया साइंसेस के स्टूडेंट का? मैं जब अभी असल में जो फिल्म्स आ रही हैं वो उसको हैंडल मैं ही कर रही हूँ, तो मैं ये देख रही थी कि जैसे डेरा गाजी खान से और लाहौर से, मतलब छोटे छोटे इलाकों से भी आ रही हैं, तो वो बहुत अच्छी बनी हुई है। जैसे वो उन्होंने पढ़ा नहीं है, मीडिया साइंसेस के स्टूडेंट्स नहीं है, वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो वो बहुत टैलेंट है, लेकिन वो चैनलाइज नहीं हो रहा है वो टैलेंट। और हमारे फेस्टिवल का सबसे बड़ा पर्पस था कि उनके टैलेंट को चैनलाइज किया जाए, और मतलब आपसे जानना मैं ने इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है और बड़ा ही जबरदस्त सा फेस्टिवल है। ऑब्वियसली हम लोगों के इस तरह के इवेंट्स बड़े कम होते हैं, लेकिन आप लोग सारे स्टूडेंट्स हैं, मिलके इन तमाम चीजों को मैनेज कर रहे हैं, तो जुडिशरी के हवाले से जरा बताइए
तो कौन से जजेस को अपॉइंट करेंगे या वो यूनिवर्सिटी की फैकल्टी होगी जो इस तमाम चीज को जज करेगी? हाँ, ये आंसर देंगे क्योंकि ये इसको आई एम लुकिंग द गेस्ट रिलेशंस एंड मैनेजिंग द ज्यूरी। तो ज्यूरी का टास्क हमने इस तरह किया है, इसको अलाइन करा है कि जो अब तक फिल्म फेस्टिवल्स हो चुके हैं उनसे हमने थोड़ी कांटेक्ट किया, उन्हें अप्रोच किया कि उनका ज्यूरी का क्या क्राइटेरिया होता है। तो इस तरह हमने क्या है चेकिंग के, बिल्कुल, तो उसको हमने लिखा और फिर हमने ये कहा कि हम जो है प्योर लाइन करेंगे अपनी ज्यूरी के लिए, यानी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट होगी समवेयर। बिल्कुल, ऐसी बात है जब इतनी बड़े लेवल के ऊपर जाके इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स हैं और फिर उसकी सिलेक्शन होगी और जो जीतेगी यूनिवर्सिटी उसका काम भी। इसी वाले से मजीद भी बात करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त जो है वो एनर्जेटिक सी टीम हमारे साथ में बैठी हुई है, बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। जनाब ये था बहरिया यूनिवर्सिटी के जबरदस्त समझते काम ये करवाते हैं, फैशन शो भी इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाए हैं, फिल्म फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। एक बार फिर से साजिद की जानिब हम आएंगे। साजिद ये बताइएगा कि आपकी टोटल टीम मेंबर्स कितने हैं और हमेशा जब भी कोई काम कर रहे होते हैं उसकी मैनेजमेंट जो है वो बड़ी मुश्किल होती है, तो ये सभी स्टूडेंट हैं, सब अपने एक लेवल पे रहकर काम कर रहे हैं कि कोई बॉसी भी है? देखिए हमारी क्लास में टोटल 18 स्टूडेंट्स हैं और मेजॉरिटी फीमेल्स हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट है कि मीडिया में गर्ल्स नहीं आती हैं, लेकिन हमारी क्लास में 16 फीमेल्स हैं और बाकी हम। अच्छा, ये जो 3 बॉयज हैं और 18 आप कह रहे हैं फीमेल्स हैं, तो फिर 17 फीमेल्स हैं, तो फिर किस तरीके से जो है वो ओवरऑल मैनेज होता है? सबको इक्वल काम डिस्ट्रीब्यूट कर देते जी, आपने सोशल मीडिया देखना है और आपने स्क्रीनिंग देखनी है, आपने ज्यूरी के हवाले से चीज़ें करनी है ओवरऑल, क्योंकि जब भी कोई कंपटीशन कॉलेज में हो रहा होता है या यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा होता है तो उसमें सब चाहते हैं कि हम सारे पार्टिसिपेट करें और सारे ही जो है ना वो काम पे लग जाएं, लेकिन फिर कुछ लोग होते हैं जो इसको आगे लेके चलते हैं। तो सारी सूरत हाल को रैप अप करने में 18 दिसंबर तक की कंपटीशन लाने में कितने सारे ब्रेन्स थे, कितनी सारी मेहनत थी? हम सब की इक्वली मेहनत है, हम सब बेशक टीम्स में डिवाइड हैं लेकिन हम सब इक्वली एफर्ट कर रहे हैं। अच्छा। अगर मैं एक्सटर्नल मार्केटिंग की बात करूं तो वो हमारे 3-4 लोग हैं जो एक्सटर्नल मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग स्टूडेंट पूरी क्लास एक्सटर्नल मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। हम सब स्पॉन्सर्स के लिए जा रहे हैं, हम सब मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं। तो ज़ैक हम सब एक्साइटेड है, सब एक्साइटेड हैं, सब एक्साइटेड भी हैं और एक साथ काम भी कर रहे हैं, यूनाइट हैं। और हमारी जो HOD है वो बहुत हमें हेल्पफुल करती हैं, ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, इस चीज़ को आप और बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, अरूज से मैं जानना चाहूंगी, अरूज क्योंकि आप लाइक सब चीज़ों को मॉनिटर भी कर रही हैं प्रॉपरली और जजेस का काम जो है वो सिलेक्शन का आपका है, यानी जजेस को भी आपने सिलेक्ट करना है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अब आप लोगों के आगे के प्लान्स क्या है? फर्स्ट टाइम तो आप लोग ये फेस्टिवल करने जा रहे हैं, करेंगे ईयरली बेसिस पर जो भी फेस्टिवल्स, जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे जो फैशन शोज होते हैं उनको तो हम एनुअली करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिल्म फेस्टिवल के हवाले से क्या फ्यूचर प्लान था? फिल्म फेस्टिवल क्योंकि इट्स अ वेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि मतलब हम अपना पूरा 100% दे रहे हैं, लेकिन क्या रिस्पॉन्स होता है ऑन द इवेंट डे। इवेंचुअली आपको पोस्ट इवेंट पता चलता है कि आपका कितना अच्छा हो रहा है। तो इंशाल्लाह अगर ये डेफिनेटली अगर सक्सेसफुल होगा हमारा इंशाल्लाह आपका इवेंट जो है वो सक्सेसफुल तो हम इसको जरूर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि फिल्म में एक बहुत कॉमन चीज हो गई है अब, तो एवरीबॉडी शुड गेट अ चांस। कॉमन चीज तो हो गई है, लेकिन पता है क्रिएटिविटी जो है ना वो हर कोई नहीं लेकर आता। कुछ लोग हैं जिनकी वाकई में स्क्रीनिंग या मूवीज इतनी अच्छी होती है कि वो क्लिक कर जाती हैं। फसीहा साथ में बैठी हुई है और फसीहा जो है बड़ी मुस्कुरा भी रही है। फसीहा ये बताएं कि आप लोग सारे मीडिया साइंसेस के स्टूडेंट हैं और जब मीडिया साइंसेस से आप लोग बाहर निकलेंगे सारी अपनी स्टडी, उसके बाद आपका एम क्या होगा? आप लोगों ने जाके डायरेक्शन में, प्रोडक्शन में कुछ काम करना भी है या फिर जो है गोल्स चेंज हो जाएंगे या फिर क्या प्लान्स हैं? बिल्कुल गोल्स चेंज नहीं होंगे। अब जब फर्स्ट सेमेस्टर जब हमने एडमिशन से थे गोल्स एम्बिगियस के क्या करना, लेकिन अब बहुत फोकस्ड है हम। इंशाल्लाह मेरा एडवर्टाइजमेंट की तरफ है प्लान, एडवर्टाइजमेंट की तरफ है, दैट्स वेरी ग्रेट, क्योंकि उसकी भी शॉर्ट फिल्म्स होती है ना, बिल्कुल शॉर्ट फिल्म, तो उस तरफ से है मेरा पहले इंटरेस्ट था। जब मतलब लाइक जो आपके मीडिया स्टूडेंट्स होते हैं या तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ जाते हैं या एडवर्टाइजमेंट की तरफ से जाते हैं, प्रिंट की तरफ बहुत कम लोग जाते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट की तरफ मुझे भी इंटरेस्ट था, बट अल्टीमेटली मैं यहाँ इस स्क्रीन पर लैंड किया। एनीवे, फसीहा हमारे साथ है, वो फरिया थी। फसीहा ये बताइएगा कि आपको क्या शौक है, यानी अब आप लोग यहाँ से पास आउट हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट प्लान क्या है आपका? डायरेक्शन की तरफ जाना है, प्रोडक्शन की तरफ जाना है, ऑन स्क्रीन काम करना है, ऑफ स्क्रीन काम करना है? माशाल्लाह प्यारी तो आप है ही, ऑन स्क्रीन भी कर सकती है।
मेरा जो आगे इंटरेस्ट है वो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ है। मुझे फिल्म मेकिंग मैंने की, मुझे आती है, यानी कि शौक भी है, मैं बनाती हूँ फिल्म, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ वो है कि मैं जाऊँ ऑन स्क्रीन नहीं ऑफ स्क्रीन ओके, यानी प्रोडक्शन साइड। उरूज बैठी हुई है और उरूज के पास जो है वो ज्यूरी के मामलात हैं, और जिनके पास ज्यूरी के मामलात होते हैं ना वो बड़े खतरनाक मामलात होते हैं। इन्होंने बनाना होता है स्टार और इन्होंने बताना होता है कि जी किसमें कितना है दम। अच्छा ये बताएं आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप किस तरीके से अपने फ्यूचर को देख रही हैं? बिल्कुल, एज अ फिल्म मेकर बिहाइंड द कैमरा आई वुड बी कंफर्टेबल विद दैट, कि मैं कैमरा के पीछे रहूं। ठीक है। अच्छा, हम जैगम भी हमारे साथ में बैठे हैं। जैगम ये बताएं, आपकी क्लास में 3 लड़के हैं, ठीक है, उन तीनों की क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? बेसिकली हम तीनों में उसे ऑन स्क्रीन रहने का बहुत शौक है। वो हमारे साथ आ नहीं सके, वो टेक्निकल टीम को हेड कर रहे हैं, और मैं और मेरे साथ दोस्त हैं मोहम्मद असद, हमारा ऑफ स्क्रीन में ज़्यादा इंटरेस्ट है। हम प्रोडक्शन, डीओपी, हमने भी एक लास्ट प्रोजेक्ट किया था ट्रांसजेंडर पे, एक शॉर्ट फिल्म थी। अच्छा। तो उसमें वो डायरेक्टर थे, डीओपी उसमें काम किया था और स्क्रीन प्ले वगैरह हमने किया था। तो हम 3 जो है, हम में से एक सिर्फ ऑन स्क्रीन रहना चाहता है, बाकी 2 हम ऑफ स्क्रीन रह के काम करते हैं। I like behind the lens. Okay, great. अच्छा, फरिया हमारे साथ है। फरिया ये बताइएगा कि आपके पास चूंकि सारी शॉर्ट फिल्म्स आ रही हैं, आप उन तमाम चीज़ों को देख रही हैं, तो अभी तक कोई ऐसी शॉर्ट फिल्म और उसका मौजू जो आपको अब तक क्लिक किया हो कि यार ये तो मेरा ख्याल है कि इसको तो मिल जाएगा अवार्ड? एक शॉर्ट फिल्म आई है मेरे पास, बॉक्सिंग के ऊपर है वो। और उसमें वो बंदा बॉक्सिंग करना चाहता है लेकिन उसको सोसाइटी रोक रही होती है बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत अच्छी बनी हुई है फिल्म। उसके पीछे हल्का सा म्यूजिक और मोटिवेशनल कोट्स हैं बड़े बड़े लोगों के, और वो उसमें एक्टिंग, वो प्रोडक्शन बहुत, यानी कॉन्सेप्ट स्ट्रगल बेस्ड। और उसके बाद वो उन चीज़ों से लड़के, अपने आप से लड़के, इनफैक्ट फिर वो बॉक्सिंग के कोर्ट में आके खड़ा होता है, तो फिर वो बहुत अच्छा लड़ता है। तो दैट वाज द फिल्म व्हिच रियली अमेज्ड मी, और वो स्टूडेंट लेवल पे बनी हुई है। और एक बात यहाँ पे स्पोर्ट्स के ऊपर जितनी मूवीज बनती बड़ी अट्रैक्ट कर रही है। जी एग्जैक्टली। मैं एक बात ऐड करना चाहूँ, जैसे फिल्म फेस्टिवल था, ये बहुत ह्यूज सा एक इवेंट था, लेकिन हमने यहाँ पे किसी कैमरे इक्विपमेंट की हमने ना बाउंड्री नहीं रखी। तो अगर आप फोन से बनाना चाहें तो आप फोन से बना के भेज दीजिए। Really nice. तो सैमसंग के कुछ फोन्स की वीडियोस आई हैं जो कि बहुत अच्छी, जो DSLR से ज्यादा अच्छी हैं। अच्छा। तो यही चीज है कि क्रिएटिविटी ना आपके बाहर आ जाती है, जैसे फोन्स के थ्रू आए या DSLR के थ्रू आए, तो टैलेंट बियॉन्ड। जी एग्जैक्टली। अच्छा फरिया, आप लोगों की तो मूवीज जो है वो डेफिनेटली आप प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इस फेस्टिवल में आप लोग भी मूवी प्रेजेंट कर रहे होते और कोई कॉन्सेप्ट दे रहे होते, तो किस चीज के ऊपर आप लोग काम कर रहे होते? हमने एक फिल्म बनाई थी, मैंने और फसीहा ने ISIS से बनाई थी कि वो लोग किस तरह लड़कियों को ट्रैप करते हैं। जैसे एक वाकया हुआ था डाउ की, एक लड़की, वो शी एंडेड अप इन हैदराबाद, तो उस पे हमने एक फिल्म बनाई थी कि हाउ दे पीपल ट्रैप यू, कि वो इस्लाम का किस तरह से वो देखे ना। तो आई थिंक इश्यूज के ऊपर आप लोग प्रेजेंट करते हैं। अच्छा फसीहा, ये बताइएगा कि लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त और उन्हें आइडिया आया कि यार अभी भी 28 दिसंबर में बड़ा टाइम पड़ा है, हम अपनी भेज सकते हैं कोई ना कोई क्लिप, तो किस तरह से वो आपको कांटेक्ट करें और अपनी फिल्म आपको भेज सकते हैं? हमारे जो है ईमेल एड्रेस है, जीमेल एड्रेस जीमेल एड्रेस है, ट्रांसफ़र के ज़रिए भी हम ले रहे हैं, ड्राइव बनी हुई है उसकी। और हमारे कांटेक्ट जो आप फेसबुक देख सकते हैं, फेसबुक पेज, उस पर जो है आप वहाँ पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, उस पर आप कॉल करके जो है वो अपनी जो भी क्यूरीज हैं उनको आप के पेज पर नहीं फिल्म फेस्टिवल का पेज है, आपने सेपरेट पेज? जी यूनिवर्सिटी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल BUSFF। अच्छा, ये बताएं कि कौन से फिल्म मेकर्स आपके आइडियल है ज़ैगम? चूंकि आप लोग ये काम कर रहे हैं, मीडिया स्टूडेंट्स हैं, तो कोई तो ऐसा होगा ना जो आपका फेवरेट हो गया, यार ये जो मूवीज बनाता है कमाल बनाता है। मुझे बिलाल लाशारी की मूवीज अच्छी लगती हैं, और नामालूम अफराद में नबी की DOP में मुझे ज़ैन अच्छे लगते हैं। अच्छा। तो मुझे उनका काम थोड़ा सा अलग लगता है। सही। तो पाकिस्तान में जो काम हो रहा है, अब जो मूवीज आ रही हैं और जो हम देखते हैं पड़ोसी ममालिक की जो मूवीज हैं, उसमें डिफरेंस लगता है ज़ैगम? डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री हमसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नहीं, हमारे जो मेहनत का एलिमेंट है, हमारी जो क्रिएटिविटी अब नजर आ रही है, वो उसको किस तरीके से? क्रिएटिविटी मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ज़्यादा है, बहुत है। वो सब एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं उनके। अगर आप 2-3 मूवीज देखें तो लगेगा कि यार ये तो सेम है, बिल्कुल शॉर्ट सेम है, स्क्रीन प्ले सेम है। हमारी मूवीज अब तक जितनी प्रोड्यूस हो रही हैं, अब माशाल्लाह से होना शुरू हो गई हैं, जैसे कि आपने देखा है, तो उसमें हर
एक जो मूवी है वो हर एक अलग चीज दिखा रही है। अब खुदा के लिए कि हम एग्जांपल लें वो अलग एक थी, बोल के हम एग्जांपल लें वो अलग थी, नामालूम अफराद आई तो बिल्कुल ही अलग थी, उसने पूरा ट्रेंड ही चेंज कर दिया, बिल्कुल ट्रेंड चेंज कर। तो अब आहिस्ता आहिस्ता से काम होना शुरू हुआ है और ये बहुत अच्छी बात है। वैसे आई बिलीव कि हम लोगों ने इनिशियली जब सोशल इश्यूज उठाए हैं ना तो लोगों को पता चला कि विद इन पाकिस्तान हो क्या रहा, वो स्टोरीज बहुत हिट भी गई है, लेकिन एंटरटेनमेंट स्टोरीज भी आ रही है, एंटरटेनमेंट बेस्ड फिल्म्स जो बनाई जा रही हैं, जैसे भी आपने नामालूम अफराद का जिक्र किया, पंजाब नहीं जाऊंगी, ये मूवीज भी बड़ी अच्छी चल रही है। जी बिल्कुल, हाँ काफी इंटरेस्टिंग है। तो आज इस साल की जो बेस्ट मूवी आपको लगी, आ रहे बिलाल लशारी के भी आप फैन हैं, फिर उसके साथ साथ जो अभी रिसेंट मूवी आई है इसके भी जो डायरेक्टर फैन है, आपको इस साल की मूवी सबसे अच्छी कौन सी लगी है? मुझे पंजाब नहीं जाऊंगी अच्छी लगी, पंजाब नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं उसे कंपैरिजन करूं किसी मूवी से तो वो मूवी आपको देखते हुए ऐसा लगता है कि एक पैटर्न पे जा रही है, लेकिन वो पैटर्न पे नहीं जा रही थी, उसमें ज्यादा स्पार्क था, उसमें बहुत कंपटीशन था, उसको मुझे एंगेज करके रखा है थ्रू आउट। एक सीन के बाद दूसरे सीन के लिए जो है ना आपको एक्साइटमेंट हो रही होती है। इमेजिन नहीं कर पा रहे हम क्योंकि जब मूवी देखते हैं तो हम सिर्फ मूवी नहीं देखते, हम उसमें पे शॉर्ट्स भी देख रहे होते हैं, स्क्रीन प्ले भी देख रहे होते हैं, हम टेक्निकलिटीज भी सब कुछ देख रहे होते हैं, तो वो बहुत अच्छी एक बनी हुई थी। अच्छा, मीडिया के जितने भी लोग होते हैं ना, हम सारे जितने भी लोग मीडिया से हमारा ताल्लुक है, जब हम टीवी देख रहे होते हैं, कोई भी चीज देख रहे होते हैं, तो उसमें हम ये नहीं देख रहे होते कि स्टोरी क्या, उसमें बहुत कैसा है, इसका शॉट कैसा बना हुआ है, अच्छा ये यहाँ बैठती तो ये ज्यादा सारा सही रहता। अच्छा फारिया, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि हम यहाँ पर मूवीज के हवाले से बात कर रहे हैं और फ्यूचर प्लानिंग्स भी आपकी यही है कि प्रोडक्शन में आना है, डायरेक्शन में आना है, तो ये बताएं जब आपके स्टडीज सारे कंपाइल हो जाएंगे और आप प्रोफेशनल फील्ड में आएंगे तो फिर सबसे पहले आप किस चीज़ के ऊपर फिल्म बनाना चाहेंगी? आपके जहन में क्या कॉन्सेप्ट है कि जी मैं जब मूवी बनाऊंगी या मैं मूवी डायरेक्ट करूंगी तो वो उसका एंगल ये होगा और वो ये चेंज करेगा पाकिस्तान के अंदर जो है परसेप्शन? आई थिंक पाकिस्तान की परसेप्शन चेंज करने में मैं थोड़ा सा बाद में जाऊंगी जब मैं अपना नाम बना लूंगी। डेफिनेटली हाँ, और मेरा बहुत फेवरेट संजय लीला भंसाली, तो आई थिंक मैं शायद बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड। ओके, एट टाइम्स पीपल से ही इज एन ओवररेटेड यू नो डायरेक्टर, ही माइट बी बट नॉट फॉर मी, मतलब वो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, वो जो कलर्स इस्तेमाल करते हैं अपनी फिल्म में, जो थीम रखता है वो बहुत यूनिक, जो थ्रू आउट रहती है। जैसे हम अक्सर फिल्म में देखते हैं एक शुरू में एक थीम होती है, खत्म हो जाती है, कांस्टेंट है जो रहता है। तो और अनुराग कश्यप, अच्छा, जो उसकी जो फिल्म्स हैं वो बहुत डार्क और यू नो थोड़ा रोमांटिक, रोमांवी, थीमेटिक आपको इस तरह। अरूज हमारे साथ है। मैंने जब अभी सबा ने सवाल किया फहिया से तो यह सोचना शुरू हो गई कि यार अगर मुझे कोई मूवी बनानी मैं कौन सी मूवी, कौन से यू नो कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करूंगी। पहले आपको माइक दे दीजिए प्लीज। हाँ, मुझे बताएं कि आपने क्या सोचा इतनी देर तक? मैं यही सोच रही थी कि क्या होगा। एक्चुअली मेरा अपना बहुत पुराना सा एक परसेप्शन है, मुझे पाकिस्तान की बहुत जगहों पे बहुत बुरी रेपुटेशन है। अच्छा, तो मैं कोई भी ऐसी मूवी या कोई एक ऐसा काम करूंगी जिससे मैसेज लोगों को इंटरनेशनली ओवर द ग्लोब ये लोगों को कन्वे हो कि नहीं, पाकिस्तान में बहुत अच्छी चीजें मेरे ख्याल कल्चर के ऊपर पाकिस्तान होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इश्यूज उठाते हैं कि जी एसिड बर्न हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन हमारे पास ऐसी चीजें नहीं है जो हम पाकिस्तान के पॉजिटिव चीजें दिखाएं लोगों को। बस ये लगता है कि जितना भी सारा पाकिस्तान में, पाकिस्तान में बिल्कुल भी, और जितनी भी बुरी मतलब जितनी भी सारी दुनिया की बुराई है वो सिर्फ पाकिस्तान में। तो आई जस्ट वांट टू चेंज दिस इमेज बिल्डिंग। ठीक है, इमेज बिल्डिंग करना फसीहा। तो मेरा ये है कि मैं कभी भी पहले से नहीं सोचती कि मुझे क्या बनाना है क्या बनाना है और क्या करना है। जब ऑन द स्पॉट जो है वो एक आइडिया आता है और बस उसके ऑन द स्पॉट अभी क्या आइडिया आ रहा है जल्दी से बता दें। जैसे अभी मेरा एक फोटो सपोज कि आपने स्टडी कर ली है, अब आप डायरेक्टर हैं और अब आपको मूवी बनानी है। अच्छा, मैं आजकल तो मेरा लियारी को जरा दिखाने का, क्योंकि उसको बहुत चेंज हुआ है पहले से, जो उसके हालात पहले थे। मैं एक फ़ोटो ऐसे हमारा बनाना है फाइनल प्रोजेक्ट, तो मैं उसको फोकस कर रही हूँ कि अब मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं इस पर फ़ोटो ऐसे बना के फिर जो है इस पर कोई डॉक्यूमेंट्री या कुछ ऐसा करूँ। जो उसके हालात बहुत चेंज हुए हैं, बहुत चेंज हुए हैं, वहाँ के लोग ग्रूम हो रहे हैं, वहाँ की लड़कियाँ पढ़ रही हैं। कल हमारे पास एक जो है वो रनर भी आए हुए थे, बड़ा ज़बरदस्त वहाँ से फुटबॉलर्स निकलते हैं, इस वक्त सोच रहे हैं और बड़ी बहुत ज्यादा तवज्जो के साथ ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे किस पे काम करना है। जी एक्चुअली मैं अपने दोस्तों की बातें सुन रहा था कि मैं इनके साथ प्रोजेक्ट्स पे बहुत मिल के काम करते हैं। मैं बेसिकली जो काम करना चाहता हूँ वो टूरिज्म पे करना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न एरियाज है पाकिस्तान के, वो किसी और कंट्री से कम नहीं है। लोग स्विट्जरलैंड कहते हैं, हम स्विट्जरलैंड जाना है यार, पहले पाकिस्तान तो देखो, बलूचिस्तान तो देखो,
उस दादी को मैं नारायण गया था, मैंने उसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस था। जो लोग नहीं जा चुके उन्होंने कहा यार ये तुम नारायण गए थे या कहीं और गए थे। बिल्कुल सही कह रहे हो ज़ैगम। अभी हम लोग शुरू में जब हम शो पे बैठे हुए थे तो यही बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि मौसम इतना ज़बरदस्त है, जो लोग आना चाहते हैं इस्लामाबाद, मरी, गिलगित बल्तिस्तान, दीरबाला, वहाँ पर आप देखिए इंतहाई खूबसूरत मनाजिर हैं। आप अगर कैप्चर करें तस्वीरें तो आपको यकीन नहीं होता कि ये पाकिस्तान है। डेफिनेटली अल्लाह ताला ने इतना दिया है और इतने टैलेंटेड लोग हमारे साथ में बैठे हुए। तो आपने टूरिज्म पे मूवी बनानी है और आपने जो है वो लियारी के ऊपर बनानी है। आप जो है वो ये सोच रही हैं कि जी कोई मकसद हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, हाईलाइट किया जाए, और आपने थोड़ी सी रोमांटिक सी मूवी बनानी है। तो देखिए कितना जबरदस्त टैलेंट है और एक मल्टी टैलेंटेड लोग जो है वो हमारे साथ में बैठे हुए। पाकिस्तान में चलेगी कि नहीं कोई गारंटी नहीं। मेरा एक एडिशन ये भी है कि मैं दोस्तों पे मूवी बनाना चाहता हूँ। लाइक आती हैं बहुत सारी मूवीज आती हैं, दोस्ती इंडिया की है, पाकिस्तान की सारी मूवीज है। सेमेस्टर कौन सा चल रहा है इस वक्त? 6th सेमेस्टर है। मैं मेरा ख्याल है 8th सेमेस्टर में पहुंच जाए आप लोग, फिर पूछूंगी आप सबके जो आइडियाज है ना सबको चेंज हो चुका होगा, क्योंकि फ्रेंड्स पे, पहाड़ों पे हम इमेज बिल्डिंग करना चाहते हैं। लेट्स गेट रियल। हम लोग के जो अब जो हम लोग जो सोच है हमें करना है उस पर हम लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया। अच्छा, क्योंकि सेकंड या थर्ड सेमेस्टर तक हम लोग बिल्कुल ब्लैंक थे कि यार हमें क्या करना है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। लेकिन फिर हमारे डिपार्टमेंट में काउंसलिंग होती है, स्टूडेंट का क्या इंटरेस्ट है, वो उस लिहाज से फिर टीचर्स हमारी काउंसलिंग करते हैं, हमें गाइड करते हैं कि आप ये करना। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप लोग जो अभी ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, क्या ये आप लोगों का कोई फाइनल प्रोजेक्ट है? क्योंकि 6th सेमेस्टर से आपकी फाइनल प्रोजेक्ट की भी तैयारी शुरू हो जाती है, या कुछ और आप लोगों ने डिसाइड किया हुआ फाइनल? हमारा बेसिकली 6 सेमेस्टर का एक कोर्स है, उसका प्रोजेक्ट है फाइनली। अच्छा, 6 सेमेस्टर के कोर्स का प्रोजेक्ट है। अच्छा, जब यूथ बैठी होती है और जब सारे कॉलेज में होते हैं ना, तो उनका कॉन्सेप्ट कुछ अलग होता है उन लोगों से जो प्रोफेशनल वर्क कर रहे होते हैं। आप लोग एक मूवी की कामयाबी के लिए स्टार्स को लेना वाकई लाजमी है? स्टोरी या कॉन्सेप्ट बड़ा ओके हो तो मूवी चल जाती है? नहीं, हाँ, व्हाट डिड यू से? स्टोरी बहुत ज़रूरी है, आपकी शॉर्ट्स एंगल्स बहुत ज़रूरी हैं। आपको स्टार्स नहीं, आपको एक जो है हम जो जैसे अपनी मूवीज़ बनाते हैं, हम किसी स्टार को नहीं लेते हैं, हम अपनी यूनिवर्सिटी से ही पहले ऑडिशन करते हैं, या हम इर्द गिर्द देखते हैं जो हमें अच्छा लगता है कोई कि ये कर सकता है, हम उसको लेते हैं। इससे कुछ नहीं होता। बहुत जबरदस्त बात आपने की, और इसी के साथ हम आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ भी करना चाहेंगे विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस आप लोगों के इस प्रोजेक्ट के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपका फेस्टिवल बड़ा कामयाब हो और तरक्की भी आप लोग लेकर चलते रहे, और आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए भी आपको ढेर सारी बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक जबरदस्त सी टैलेंटेड सी टीम हमारे साथ मौजूद थी जो कि फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करा रही है। और अगर आपके पास भी कोई जबरदस्त आइडिया है, कोई जबरदस्त स्टोरी है, तो अपनी वो स्टोरी और फिल्म जो है वो आप इनको भेज सकते हैं इनकी सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा। स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग। बहुत लेजेंड हैं उस्ताद रज़ा अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। कि आप हमारे शो पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने के लिए। इंडिया से आप यहाँ पर आए हैं, आपका माशाल्लाह से का ट्रिप है, बड़ा बिजी जा रहे हैं, शोज वगैरह भी चल रहे हैं जी। तो सर ये बताइए कि आप क्लासिकल सिंगिंग के हवाले से आपने मतलब ज़बरदस्त गायकी की है, इंडिया में इसका क्या रुझान है? हिंदुस्तान में काफ़ी बड़ी तादाद है लोगों की जो इस मौसीकी को पसंद करते हैं, और अलग अलग इदारे हैं जो बड़ी खिदमत कर रहे हैं इस काम को के लिए, और कामयाब भी हुए हैं काफ़ी। तो वहाँ इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। वहाँ फ्यूचर अच्छा। रज़ा साहब ये बताइएगा, आपका ताल्लुक कराची से ही है और एक बार फिर आज आप कराची में मौजूद है, कैसा महसूस हो रहा है पहले तो अपने मुल्क वापस आकर? यहाँ पर जब मैं यहाँ पहुँचा तो वाकई में सब देख रहा था कि काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। अच्छा। मेरी जो थी तो काफ़ी डेवलप हुआ। लास्ट विजिट कब था सर आपका? आई थिंक 2007। अच्छा जी, सही। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और बड़ा खूबसूरत शहर है। सही। मेरा हाँ अब थोड़ा कम है। नहीं अभी भी मुझे कराची हमेशा बहुत अच्छा लगा। सर आपने यहाँ पर अभी आए हैं, कोई 10-15 तो आपके ऑलरेडी कॉन्सर्ट्स हो चुके हैं, आगे न्यू ईयर भी आ रहा है, आवाम जानना चाहती है कि आप यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तानी आवाम के लिए कोई ऐसा तोहफा है जो आप यहाँ छोड़े जाएंगे? बस मैं ये है कि आवाम की तरफ से जो हमारे इंडिया की आवाम है उनकी तरफ से अमन का पैगाम, क्योंकि अवामी सतह पे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं, ये जो भी है ये एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आवाम जो है वो पाकिस्तान के लोगों को बहुत पसंद करते हैं, और यहाँ के गुलकार, यहाँ के एक्टर्स
उन सबको बहुत आवाम तो मिलना ही चाहते हैं। जैसे जब आप कलकत्ता में आप रहते हैं, वहाँ पर आपकी सिंगिंग है, वहाँ पर आप सिंगिंग करते हैं, शोज होते हैं आपके बहुत सारे, जब आप पाकिस्तान से जाते हैं वापस इंडिया तो लोग फिर बड़े खुश होते होंगे कि जी पाकिस्तान कैसा है, पाकिस्तान में सिंगिंग का क्या में जो है वो आपको कैसे उन्होंने रिसीव किया या किस तरह का वार्म वेलकम था, आपकी गायकी को कितना पसंद किया, तो ये सारे सवालात फिर होते हैं आपके वहाँ पर। आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो अब जैसे मैं बैठा हूँ आपके साथ में, तो ये भी शायद कोई ना कोई साहब शेयर कर रहे होंगे। जी 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 जी। तो उसी तरह से ये वो देखते किस तरह से मैं कॉन्सर्ट कर रहा हूँ और यहाँ के लोग किस तरह अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इस बात पे भी काफ़ी लोग खुश होते हैं वहाँ पर। और उनको मालूम है कि कल्चरली जो है ना बहुत सिमिलर हैं एक दूसरे से, तो लिहाजा दिस इज ये कोई इतना बड़ा शौक नहीं है, ये सरप्राइज नहीं है। दे विल बी मोर सरप्राइज्ड अगर मैं कजाकिस्तान या रशिया में जाऊं या कहीं और जाऊं और वहां जाके गाऊं तो शायद वो कहेंगे कि भाई आप बिल्कुल। सर हमारे जो बूढ़े हैं, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको तो क्लासिकल के कुछ और पसंद ही नहीं आता, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि आप कब से ये काम कर रहे हैं और गायकी को आपने एक नया रंग भी दिया है, मैं जानना चाहूंगी कि हमारी आजकल जो यूथ है वो कितना आपके कॉन्सर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है, कितना रुझान है उनका क्लासिकल सिंगिंग की तरफ, क्योंकि पॉप रॉक तो सभी को पसंद आता है पर क्लासिक सिंगिंग। लेकिन वो ऐसा है कि जो आज का यूथ है जब वो 30-35 की जब उसमें आएगा तो वो क्लासिकल की तरफ ही आएगा। तो क्लासिकल सिंगिंग अच्छा, आप ये देखें कि पाकिस्तान में देख लें कि जो 35 साल 40 साल की जो एज ग्रुप में है वो जो है वो पुराने फिल्मी गाने जो उस तरफ चला जाता है, मेलोडी की तरफ ज्यादा जाता है क्योंकि वो एज आपको मेलो करती है। तो ये मुझे तो यहाँ पर लगता है कि हमारी यूथ तभी सिर्फ क्लासिकल सिंगिंग की तरफ जाती है जब उसका दिल टूट रहा होता है, उसके अलावा तो नहीं मैंने देखा बहुत यहाँ पे। लेकिन अब फिर भी मैं देखती हूँ कि अगर कोई गायकी की शुरुआत करता है, क्योंकि हमारे भी प्लेटफॉर्म से बहुत से टैलेंट हम लोग वो स्टार्ट ही क्लासिकल सिंगिंग से करते हैं, तो आप क्या समझते हैं सर क्लासिकल सिंगिंग में सबसे अहम पहलू जो आपके जहन में होना चाहिए वो क्या है? पहली बात एक चीज यहाँ क्लियर कर दूं कि अगर पॉप भी गा रहे हैं आप तो आप गा रहे हैं उर्दू में। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं वो एसेंस आपको देना पड़ेगा। हाँ, आपको मेलोडियस टच देना पड़ेगा। हाँ। तो अब वहाँ पर क्या होगा कि वो म्यूजिक जो है यानी कि वो फोकस ही होता है जिसको आज हम टेक्नो म्यूजिक के थ्रू उसको एक इंस्ट्रूमेंटेशन से ही वो वेस्टर्न होता है, बाकी गाना तो वो सारा इंडियन ही होता है या पाकिस्तानी होता है, जो भी आप कह लें। तो उसका एक सब कॉन्टिनेंट की एक फ्लेवर होनी चाहिए। तो जब आप ऐसा काम कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि उसके लिए क्लासिकल म्यूजिक सीखना बहुत जरूरी है। जो बेसिक आपका क्लासिकल है, अगर क्लासिकल में आप बहुत मास्टर हैं तो फिर आप अच्छा सिंगिंग भी कर सकते हैं और पॉप भी गा सकते हैं और रॉक भी गा सकते हैं। जी। अच्छा सर, जो पाकिस्तान में क्लासिकल सिंगिंग हो रही है माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। गुड मॉर्निंग आज भी बहुत सारे सिंगर्स को इंट्रोड्यूस करा चुका है, क्लासिकल भी थे, पॉप भी थे, रॉक भी थे। कैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर जो हमारी यूथ या यहाँ पर जो हमारे सिंगर क्लासिकल सिंगिंग कर रहे हैं उनमें अब कितना चेंज है, कितना और ज्यादा? नहीं, यहाँ तो बहुत टैलेंट है। हाँ, मेरा ख्याल है कि आवाज़ नेचुरली जो यहाँ के जो बगैर सीखे हुए बच्चे भी जो हैं उनको भी मैंने सुना है काफ़ी यहाँ पर, और रियली वेरी इम्प्रेस्ड, और इतनी नूरानी आवाज़ मैं कहूँगा तो वो तो है। और इसी तरह से पाकिस्तान में बेशुमार टैलेंट है, बेशुमार टैलेंट। सर हम आवाज़ों की बात करें, गायकी की बात करें तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम उस्ताद बड़े गुलाम अली साहब को भूल जाएं, तो उनकी कोई याद आपके साथ है? मैंने शुरुआत में उनसे ही सीखा, बड़े गुलाम अली खान साहब से, और बहुत सी यादें हैं उनके साथ में। अब ये कि ये होता था जब भी कोई शागिर्द होने आता था मैं उनका कम से कम शायद 125 या 150 दफ़ा शागिर्द हो चुका। अच्छा माशाल्लाह। यानी जब भी वो रस्म होती थी तो मैं बाजी थी क्योंकि हमसे बड़ी मोहब्बत थी उनकी, तो लिहाजा वो जाके हम कहते थे कि भाई पहले मैं उसके बाद में कोई और। वो गुड़ और चने खाने के चक्कर में। अच्छा, गुड़ और चने खाने के चक्कर में, सही। अच्छा ठीक। अच्छा सर ये बताएं, जब भी कोई पड़ोसी मुल्क से कोई सिंगर हमारे मुल्क में आते हैं तो वो यहाँ से कोई ना कोई टैलेंट पिक करके जरूर लेके जाते हैं और उसको प्रमोट करते हैं। अभी तक आप पे हैं, इतने सारे आपने शोज किए हैं, तो आपके जहन में कोई ऐसा सिंगर है आपको लगता है कि यार ये आवाज अगर पड़ोसी मुल्क में गूंजेगी तो तहलका मचने वाला है? हाँ देखें, जैसे कि मेरा भाई है सज्जाद। अच्छा। सज्जाद
सही। हाँ, मेरे मामू का बेटा। अच्छा। और उसका जो सबसे छोटा भाई है, हाँ। एजाज हैदर, अच्छा। लकी अली। सही। तो मैं वो चाह रहा था, मैं हमेशा उसको कहता था कि लकी अली, राइट, हाँ, कहता था कि भाई वो हिंदुस्तान आए, हाँ। क्योंकि उसके अंदर में बहुत ज्यादा टैलेंट, बहुत स्पार्क है और बहुत जबरदस्त। सर, हमारा यहाँ जो ओवरऑल म्यूजिक है, मुझे लगता है कि वो म्यूजिक इतना रॉ फॉर्म में है कि आप किसी भी तरह से उसको इस्तेमाल करो तो कहीं ना कहीं सुर बन जाते हैं। तो ये एक बड़ा हमारे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी पॉजिटिव चीज जो मुझे नजर आती है। सर, एक तो मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि आगे न्यू ईयर आ रहा है, तो क्या प्लान्स हैं आपके न्यू ईयर के हवाले से? कहाँ कहाँ कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं? पाकिस्तान में ही होंगे, वापस कलकत्ता होंगे? नहीं, मैं लाहौर में हूँगा। अच्छा, लाहौर में एक शो है। सही। शो लाइनअप है? जी हाँ, टेलीविजन का ही है। अच्छा। तो मैं अच्छा। सही जी। अच्छा, ओवरऑल सर, जब भी पड़ोसी मुल्क से कोई आता है हमारे मुल्क में तो हमें बड़ी खुशी होती है, और उस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब वो पाकिस्तान का ही हो, कराची में ही पैदा हुआ हो। तो सर, जब आप यहाँ से गए थे तो क्या यादें लेकर गए थे, और फिर क्या? बहुत छोटे थे। अच्छा, ठीक। यानी उस वक्त याद कर, नाज़िमाबाद में। अच्छा अच्छा अच्छा। नाज़िमाबाद नंबर 4 में मेरी पैदाइश है। वो मुझे बहुत छोटे थे तो कोई, लेकिन उसके बाद में हम आते रहे यहाँ पर। अच्छा। और मेरे कजन जो हैं वो जिस स्कूल में पढ़ते थे, तो मेरी वालिदा वहाँ पर जाके कहा कि भाई ये आ गया है वहाँ से, अभी इंडिया से, तो ऐसा ना हो कि इसको स्कूल की आदत छूट जाए, तो ये भी आ जाएगा इनके साथ। सही। तो कजन कहते थे मत जाओ इंडिया, यहीं रह जाओ, यहीं पे कर लेना सिंगिंग वगैरह सारा कुछ। अच्छा। तो मैं जब जाता था तो टीचर मुझसे कुछ नहीं कहती थी, तो मैं बड़ा परेशान होता था कि यार मुझसे क्यों नहीं। हाँ, कहते नहीं, वो आप बैठे हैं साथ में, ठीक है, एक हैबिट की तरह कि वो हैबिट ना छोटे बच्चों की। बहरहाल, तो वो एक इंसिडेंट जो है आज भी मेरी छुट्टियां नहीं लगती थी। स्कूल हर जगह पे होता था। तो कितनी खूबसूरत यादें होती है हमारे बचपने की। और सिंगिंग के हवाले से अगर हम, आपने बहुत छोटी उम्र से शुरू कर दी थी सीखना, तो उससे कैसा ओवरऑल आपका, मतलब इस वक्त हम देखते हैं कि आप एक लेजेंड हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं, आगे भी आपका कोई प्लान है इस तरह? पहली बात ये है कि इस काम यानी क्लासिकल म्यूजिक, इफ यू आर डेडिकेटेड टू क्लासिकल म्यूजिक, जैसे हमने अपनी पूरी लाइफ क्लासिकल म्यूजिक के लिए डेडिकेट कर दी, हमने कोई दूसरा यानी कि म्यूजिक में जो लाइटर वैरायटी थी वो शोबा हमने नहीं पकड़ा। और क्योंकि इससे इश्क है, हम चाहते हैं कि हम अपनी रिवायत जो है उसे कायम रखें। तो ये इतने सारे लोग जितने भी आए, हमारे ख़ानदान में और भी गा रहे हैं, उन्होंने लाइट का भी सहारा लिया बहुत ज़्यादा, तो पॉपुलर वो भी। लेकिन हमने ये सोचा कि नहीं, हम इसी को पकड़ के रहेंगे और आइंदा भी हम इसी को ही लेके चलना चाहते हैं और बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मेरे शागिर्द ऑलरेडी हिंदुस्तान में बहुत अच्छा गा रहे हैं, यहाँ भी कुछ शागिर्द हैं पाकिस्तान में। अच्छा, यहाँ पे भी शागिर्द हैं, तो वो बड़े खुश होंगे आपके आने से। एहसन अली, जो इंडियन आइडल भी उसमें भी उसने। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। तो ये सब बच्चों के ऊपर मैं मेहनत कर रहा हूँ। चलिए सर, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह अपनी इस मेहनत को जारी रखें और इस म्यूजिक को जो है वो सर्व करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से, हमारे इंडिया के बहन भाइयों को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उस्ताद साहब हमारे साथ मौजूद थे एंड आई होप कि आज का प्रोग्राम जो है वो आपको बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अब मेरी आपसे कोई 1-2 हफ्ते के बाद मुलाकात होगी, लेकिन सब आपके साथ यहीं पर होंगी। तो इसी तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। उम्मीद करूंगी कि जब वापस आऊं तो भी आप लोग मुस्कुराते रहे। टिल देन हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए एंड कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग।